दे सकते हो बिल्कुल। हाँ किसको? हाँ चलो ना ठीक है, कल पढ़ लेंगे गुथरी को, आज टॉलमेन हो जाएगा। बहुत सारा है पता है, उसके बाद बंडूरा का भी बचा है, उसके बाद ब्रूनर का भी बचा है, फिर और एक कौन है, बहुत सारे हैं, तीन चार अधिगम का और बचा है। क्योंकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, व्यापम का कोई भरोसा नहीं रे भाई, कहीं से भी क्वेश्चन छाप दे वो। ठीक है चलिए, लेकिन जहां मैं पहले चार पहले बताई हूँ ना, कौन कौन सा, सबसे पहले स्किनर का है, थॉर्नेडाइक का, ठीक है, और किन का है, पाउलॉन का है, और गेस्टाल्टवाद। ये चारों को एकदम अच्छे से कर लेना, पूरा नाम को रट लेना वहां का, वहां से आता ही आता है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल एकदम कम पूछे गए हैं, आया है ऐसे एक आध दो नंबर। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको क्या करना है, आप लोगों को करना है। तो आज हम देखने वाले हैं किसका, टॉलमेन का सिद्धांत। तो चलिए भाई जल्दी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, और जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी एक बार चेक करके बताएंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक है, और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं किनका, टॉलमेन का सिद्धांत। ठीक है, टॉलमेन को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या बोल देंगे हम लोग इसको, इसके नाम का मीनिंग क्या निकालेंगे? कौन सा आदमी? लंबा आदमी। बड़ा मतलब तो बड़ा होगा ना, लंबा बोलते हैं ना टॉल को। ठीक है, तो लंबा आदमी बोल देंगे हम लोग इसको हिंदी में। ठीक, तो चलिए देखें। तो देखिए इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, सबसे पहले तो इनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, उसके बाद पूरा नाम को देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले तो आपको देखना है टॉलमेन का कौन सा सिद्धांत, तो इसको संकेत अधिगम भी बोला जाता है। ठीक है, कौन सा अधिगम बोला जाता है, संकेत अधिगम भी बोला जाता है, संकेत अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, संकेत अधिगम का सिद्धांत, या इसी को संकेत को ही हम क्या बोलते हैं, चिन्ह भी बोल देते हैं क्या। ठीक है, बहुत सारे नाम है बताऊंगी, लेकिन आपको याद रखना है संकेत अधिगम, मोटा मोटा इनका नाम है, संकेत अधिगम के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ये क्या है संकेत, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि इन्होंने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किन पर किए थे। ठीक है, तो इन्होंने भी किन पर एक्सपेरिमेंट किए थे, अपना चूहों पर। किन पर एक्सपेरिमेंट किए थे, चूहे पर। अच्छा ये बताओ, ये इससे पहले चूहे पर और किसने किसने एक्सपेरिमेंट किया है अपना, और हल्दी। ठीक है, दो, और ये कौन हो गए, तीसरा। अधिकतर लोग जो है पूरा चूहे के ऊपर ही पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, सबके सब चूहे पकड़ पकड़ के करेंगे। अब देखो इंसान को तो नहीं कर सकते, इनको इनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लीगल होता है, लेकिन इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना कभी भी लीगल नहीं होता है। ठीक है, मरने के बाद भी उसके डेड बॉडी को आप लोग देखना ना, कोई मांगते हैं तो नहीं देते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, किसी ने उसको, उसके मस्तिष्क एकदम टैलेंटेड थे। ठीक है, प्रतिभाशाली से भी और ऊपर थे वो। ठीक, तो कितने मतलब साइंटिस्ट थे ना, तो उनके जो क्या थे मस्तिष्क थे, उनको कोई चुरा के ले गया था, और टुकड़े टुकड़े कर करके, क्या है इसका मस्तिष्क, हमारी बनावट मतलब हमारे मस्तिष्क के बनावट से थोड़ा अलग तो नहीं है करके, उनको चोरी करके क्या किए थे, बिना इजाजत के उनको एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। ठीक है, तो किसी भी इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना जो है वो लीगल नहीं माना जाता। इसी कारण इन लोग किस पर करते हैं, हमेशा बिल्ली चूहे पर, और चूहे बेचारा है ना छोटा सा है, इसी कारण इनके जान के पीछे सबके सब पड़े रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनको एक पजल बॉक्स में बंद कर देते हैं। ऐसे ना एक बॉक्स रहता है, इसको पजल बॉक्स बोल सकते हैं, या टी आकार का क्या बोल सकते हैं, बॉक्स बोल सकते हैं। देखना ना पूरा टी आकार का दिखेगा आप लोगों को, इधर टी बना है, इधर टी बना है, इधर टी बना है। ठीक है, ऐसे टी आकार का बॉक्स दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दो समूह बनाया चूहों का। कितना समूह बनाया, देखना बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहता है इनका। दो समूह बनाते हैं चूहों का। ठीक है, पहला ए ग्रुप करके समूह बनाएगा। ठीक है, और दूसरा बी ग्रुप करके। ठीक है, तो सबसे पहले वो ए ग्रुप वालों को अंदर जाने के लिए देंगे इस पजल बॉक्स में। मतलब क्या है, देख के क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, एक भूल भुलैया है। ठीक है, फिर इनको भूल भुलैया में क्या करेंगे, अंदर जाने के लिए देंगे। तो भूल भुलैया टी आकार का ये क्या करते हैं, एक पजल बॉक्स रखते हैं, उसमें दो ग्रुप बनाएंगे चूहों का। ठीक है, ए ग्रुप और बी ग्रुप करके। तो ए ग्रुप वाले चूहों को पहले ये जाने के लिए देंगे, और क्या करते हैं, पहले जो ए ग्रुप वाले चूहे रहते हैं, ठीक है, उनको उनके जो पजल बॉक्स है उनके देखो चूहे यहाँ पे है, और यहाँ पे वो क्या रख देंगे, फूड रख देंगे, या तो फिर चूहे यहाँ से निकलेंगे, ये एंट्री स्थान है। ठीक है, यहाँ से जाते जाते मतलब फूड जो है वो यहाँ पे उनके लिए रख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहले अपन क्या करते हैं, ए ग्रुप के लिए उन्होंने किया। तो ए ग्रुप वाले जो चूहे हैं, अब देखो उनको सुगंध आया फूड का। ठीक है, तो इतना जल्दी जल्दी, इतना फास्ट स्पीड में, ठीक, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर, अरे इधर बंद है, फिर इधर करके इधर इधर, ऐसे ऐसे मतलब कैसे भी करके वो वहां तक क्या करेंगे, पहुंचेंगे ऐसे करके। ठीक है, एकदम स्पीड में
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए एक उद्दीपक काम किया, ठीक है, नाक में सुगंध आया भोजन का, तो एकदम स्पीड गति से क्या करेंगे, ये चलेंगे। ठीक, अब बी ग्रुप वाले के साथ नाइंसाफी करेंगे ये आदमी। कैसे नाइंसाफी करेंगे? ठीक, तो बी ग्रुप वाले के को भी ऐसे छोड़ेंगे पजल बॉक्स में, लेकिन उनके लिए खाना नहीं रखेंगे। ठीक, बेचारे लोग अब क्या कर रहे हैं बी ग्रुप वाले, अब यहाँ पे ए ग्रुप वाले को तो खाना मिल गया क्योंकि उन्होंने इतना जल्दी जल्दी काम किया। ठीक है, इतना जल्दी जल्दी स्पीड के साथ वो जा रहे हैं, खाना है, चलो यार चलो चलो जल्दी, मम्हारा है, कहाँ सुगंध आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, ऐसा ऐसे करके वो निकल गए। ठीक है, एकदम तेजी गति से। लेकिन बी ग्रुप वालों के टाइम उन्होंने भोजन यहाँ पे नहीं रखा, भोजन यहाँ पे नहीं रखा। अब बी ग्रुप वाले क्या कर रहे हैं, गए अंदर, अरे क्या है, मैं कहाँ आके फंस गया, जा रहे हैं आराम से। ठीक है, मतलब घूमते घामते ऐसे पूरे रास्तों को देखते देखते। ठीक है, तो देखो उनको पता चल गया कि यहाँ से ये रास्ता है, फिर ऐसे, मतलब वो घूमते घामते पूरे क्या है, भूल भुलैया पजल बॉक्स है उसको पूरा शेयर करते करते जाएंगे। ठीक, गार्डन वार्डन की तरह सामान घूमते घूमते। ठीक, तो यहाँ पे आप दोनों ने क्या समझा, ए ग्रुप और बी ग्रुप में, उनके लिए देखो पहले हमने ए ग्रुप को भेजा था, ठीक, टॉलमैन ने, तो ए ग्रुप वाले तेजी गति से पहुंच गए। ठीक है, तेजी गति से इस भूल भुलैया से बाहर निकल गए क्योंकि उनके लिए क्या रखा हुआ था, उद्दीपक रखा हुआ था, भोजन रखा हुआ था। लेकिन बी ग्रुप वाले इतने आराम से जा रहे हैं, गार्डन टाइप से टहलते टहलते, है ना, मन मर्जी, कहीं पे रुक जा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, फिर कहीं पे जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और ये कैसे जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। तो दोनों में क्या है कि पहला वाले में जो क्या था, उद्दीपक रखा हुआ था, तो उस दीपक के कारण उनकी जो क्रिया करने की स्पीड थी वो क्या हो गई, दुगनी हो गई थी। ठीक है, लेकिन बी ग्रुप वालों के लिए उद्दीपक नहीं रखा गया था, तो इसी कारण इसकी काम करने की भी गति कैसी थी, एकदम स्लो थी। मेरा मन है ना, जब मन चाहे मैं जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, आराम से जाऊंगा, लेकिन इन लोग नहीं नहीं रे, भोजन है, चलो चलो चलो, इतना स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, तो यही ये करते हैं, यही एक्सपेरिमेंट बहुत सारे मतलब ऐसे ग्रुप बना कर ये 2-3 बार क्या करेंगे, फिर वो देखते हैं कि दूसरा बार अब क्या करेंगे। अब बिल्कुल जो बी ग्रुप में पहले उन्होंने भोजन नहीं रखा था, अब क्या करेंगे, वो बी ग्रुप वाले जो क्या रहेंगे, चूहे रहेंगे, उनके फिर से उनको भेजेंगे। ठीक, लेकिन इस बार वो क्या रखेंगे, भोजन रखेंगे। इस बार बी ग्रुप वाले के लिए क्या रखेंगे, वो अब भोजन रखेंगे। अब देखेंगे बी ग्रुप वाले क्या करते हैं। तो बी ग्रुप वाले के नाक में जैसे ही उद्दीपक का सुगंध आया, भोजन का सुगंध आया, इतना स्पीड गति से उन लोग गए, इतना स्पीड गति से कि ए वालों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। अगर ए ग्रुप वाले उसी 1 घंटे में पहुंचे होंगे, ठीक है, क्योंकि भूल भुलैया था, बहुत टाइम लगा हुआ, तो ये जो है वो आधे घंटे में ही पहुंच गए थे। ठीक, कैसे ऐसे हो पाया बताओ आप, पहले तो आराम से जा पा रहे थे, लेकिन वो तो 1 घंटे में पहुंचे थे, लेकिन ये आधे ही घंटे में पहुंच गए। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, यही चीज है। तो यही चीज टॉलमैन ने देखा कि जब हम किसी काम को करते हैं, ठीक है, तो उस काम को अचानक से मतलब नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ हमारे पहले ही पूर्व ज्ञान होता है, उसके आधार पर हम उस काम को इजिली तरीके से क्या कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ना कि ए ग्रुप वाले खाना था, उद्दीपक था, तेजी गति से गए, उसके बाद भी वो 1 घंटे में पहुंचे। मैं ऐसे मतलब टाइम आपको बता रही हूँ, लेकिन ये जो है वो उनसे भी पहले पहुंच गए थे। क्यों? क्योंकि पहले से ही उन्होंने रास्ते को देख रखा था कि अरे ये तो रास्ता था, मैं तो जानता हूँ, चलो रे, इतना दौड़ दौड़ के उन लोग क्या कहे वहां से पार भी कर लिए। ठीक है, तो यही चीज है, तभी इसको क्या बोला गया है, संकेत, कि इस रास्ते में जाते जाते पहले ही उनके दिमाग में क्या बन चुका था, संकेत बन चुका था कि इधर से यहाँ जाना, इधर से ऐसे ऐसे मुड़ना है, फिर इजिली तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। इसी को चिन्ह बोला गया है कि कुछ ना कुछ चिन्ह हमारे दिमाग में बन जाता है, जिस काम को हम कर लिए रहते हैं, तभी तो हम दूसरे काम को इजिली तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये किनका एक्सपेरिमेंट था, टॉलमैन का। तो समझ में आया सभी को? ठीक है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये काम तो मुझे आता ही नहीं है करके, फिर भी उस काम को आप अचानक से देखना कभी कभी कर भी लेते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन आपको ये लगता है देखो मुझे नहीं आता था तब भी मैंने कर लिया करके, लेकिन ये गलत बात है। ठीक, आपको कुछ ना कुछ तो इसके बारे में आता था पहले से, तभी आपने उसको सीखा। ठीक है, तो जैसे आप लोग, आपके घर में कोई नहीं है, ठीक है, अचानक से आपके घर में कोई नहीं है, कोई आ गया मेहमान, अब मेहमान को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, चाय बनाना पड़ गया, एकदम कड़कती ठंड की दिन है, ठीक है, चाय बनाना बेटा, ऐसे बोल रहे हैं, अब क्या करूं, चाय बनाना तो मुझे आता नहीं है। फिर भी आपने कुछ ना कुछ तो किचन में जाके देखा होगा कि मम्मी ने शक्कर डाला था, चाय पत्ती डाला था, अदरक डाला था, बन गया था चाय। ठीक, तो पहले आपने कुछ ना कुछ उसका संकेत बनाया रहा होगा माइंड में, तभी आपने चाय बनाया। ठीक, तो ऐसा होता है, अचानक से हम एकदम किसी भी चीज को नहीं सीखते। अचानक से सीख वाले कौन दिए थे? व्यवहारवादी
सूझने दिए थे, ठीक है, कि अचानक से हम अपने समझदारी से, हाँ गेस्टाल्टवादी, क्या बोल दी थी मैं, हाँ सॉरी गेस्टाल्टवादी, ठीक है, उन्होंने दिए थे, अचानक से हमें समझदारी से क्या करते, समस्या का समाधान करते। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे माइंड में पहले से ही संकेत बना होता है, चिन्ह बना होता है, उसके माध्यम से हम किसी भी काम को कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इनके प्रतिपादनकर्ता कौन हो जाएंगे। इनमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एकदम कम है, 10-12 ही क्वेश्चन है, हो जाएगा आज में। प्रतिपादनकर्ता, ठीक, कौन हो जाएंगे, टॉलमैन हो जाएंगे, टॉलमैन, ठीक है। चलिए अब इसके हम, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसके अन्य नाम हम देख लेते हैं बस। कब आया था ये सब चीज को मत देखो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये अन्य नाम, ठीक। चलिए देखते हैं इनके अन्य नाम क्या क्या है। तो यहीं से समझ में आ गया क्या क्या बोल सकते हो इसके अन्य नाम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या बोलेंगे, संकेत अधिगम, क्योंकि हमारे माइंड में क्या बन जाता है, एक संकेत बन जाता है, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए हमारे माइंड में पहले से ही कुछ ना कुछ हम काम किए रहते हैं, उसका क्या बन जाता है, संकेत बन जाता है। इसी कारण हम इसको क्या बोलेंगे, संकेत अधिगम बोलेंगे, ठीक। संकेत अधिगम सिद्धांत। दूसरा, हाँ ठीक है, संकेत को ही हम क्या बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं, तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। चिन्ह को देखो, इसी को हम गुप्त अधिगम सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुप्त। गुप्त बोलने का मतलब है कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होती है जो गुप्त होती है, उसके माध्यम से ही हम क्या करते हैं, कामों को कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गुप्त अधिगम सिद्धांत। सिद्धांत को आप लोग लिख लेना, ठीक है, सब सिद्धांत आएंगे। इसी को देखो चिन्ह से अधिगम भी बोल देते हैं और चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत भी बोल देते हैं, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, ठीक है, याद रहेगा। तो देखो ये तो ऐसे ही याद हो गया चारों, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि चूहे के माइंड में पहले से संकेत बना हुआ था, बी ग्रुप वालों के माइंड में, इसी कारण वो पहले से ही मतलब पहले के मुकाबले दूसरे बार में उन्होंने जल्दी जल्दी क्रिया करना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब बी ग्रुप वाले में कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा था, कैसे, भोजन को लेकर के, क्योंकि पहले तो उनको भोजन नहीं दिया था, लेकिन इस बार उसको क्या दे दिया गया था, भोजन दे दिया गया था। मतलब उसको कुछ ना कुछ क्या दे दिया गया था, उद्दीपक दे दिया गया था, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, तो आपको याद रखना है, इसी को वो क्या किया, एक कुछ ना कुछ उद्देश्य के माध्यम से गया, ठीक। तो इसी को हम उद्देश्य अधिगम सिद्धांत भी बोल सकते हैं, उद्देश्य अधिगम सिद्धांत, ठीक है। इसी को और क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है, प्रत्याशा अधिगम भी बोला जाता है। ये पूछा गया है ना, प्रत्याशा अधिगम। प्रत्याशा अधिगम मतलब जो चीजें हमको पहले से थोड़ा बहुत पता होती है, ठीक है, अधिगम, प्रत्याशा अधिगम, या इसी प्रत्याशा को मोलार सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है, मोलार सिद्धांत, प्रत्याशा अधिगम या मोलार सिद्धांत, ठीक। चलिए उद्देश्य अधिगम, किसी न किसी उद्देश्य से हम वहां पे गए थे, ठीक। चूहे जो है वो अब खाने के उद्देश्य से जा रहे हैं, सेकंड बार भी उसको रास्ता पता है तो वो अच्छे से जाएंगे, ठीक है। प्रत्याशा अधिगम, मोलार, ये दोनों को आपको याद रखना है। और एक और बोला गया था उद्दीपक सिद्धांत, इसको ना एस थ्योरी बोला जाता है, ठीक है, एस सिद्धांत बोला जाता है, याद रखना है। उद्दीपक सिद्धांत बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उद्दीपक और उद्दीपक सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। और एक और याद रखना है लास्ट आपको, इसको संज्ञानात्मक मानसिक सिद्धांत भी बोला जाता है। देखो संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक पूछे तो किनको लेना है, जीन पियाजे, लेकिन संज्ञानात्मक मानसिक सिद्धांत और कौन से सिद्धांत का अन्य नाम है, तो किनका आ जाएगा, टॉलमैन का, ठीक है। संज्ञानात्मक मानसिक सिद्धांत बोला गया है, इसको क्या बोला गया है, संज्ञानात्मक मानसिक सिद्धांत बोला गया है, ठीक। मानचित्र है जी, सॉरी मानचित्र है वो, ठीक है, तभी तो मैं बोल रही थी संज्ञानात्मक और मानसिक तो एक ही होता है, मानचित्र, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे संज्ञान में एक क्या बन जाता है, मानचित्र बन जाता है, ठीक है, उस काम को लेकर के। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत भी बोलेंगे, ठीक। इतना नाम यहाँ से आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। तो देखो एकदम ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसको बस कनेक्ट करते जाना है किनसे, जो स्टोरी आपने सुना है उनसे। देखो स्टोरी हमने सुना था कि कुछ ना कुछ हमारे माइंड में संकेत था जिसके माध्यम से हम काम अच्छे से कर पाए,
पहले के मतलब तुलना में स्पीड गति से कर पाए। तो कुछ ना कुछ संकेत बन गया था, तो संकेत अधिगम बोलेंगे टॉलमेन का, बी ग्रुप करके याद रख लेना। चिन्ह बन गया था, गुप्त था, कुछ ना कुछ काम हमारे माइंड में चल रहा था, गुप्त रखे थे, उसके माध्यम से दूसरा बार हमने काम स्पीड गति से किया। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। उद्देश्य अधिगम सिद्धांत भी बोलेंगे, प्रत्याशा अधिगम मोलार सिद्धांत भी बोले थे, एस एस सिद्धांत भी बोलेंगे इसी को, और संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है कि पहले किसी काम को देख करके ही आपने दूसरा बार में सीख लिया होगा? इसी को हम बोलेंगे चिन्ह अधिगम सिद्धांत। कौन सा काम है? मेरे साथ ऐसा बहुत सारा चीज हुआ है ना। जैसे मेरी बहन, दो बहन की शादी थी, मतलब अलग अलग, है ना। तो पार्लर वाले लोग नहीं बुलाए थे, तो उन लोग अचानक से अब उनको तैयार होना था, तो मेरे को बोलते हैं नीतू तैयार कर दे करके। तो मैं हड़बड़ा के कैसे करूं, मुझे तो आता भी नहीं है, पार्लर का पी भी नहीं आता, फिर भी मैंने उसको तैयार कर दिया, क्योंकि पार्लर वालों का कहीं ना कहीं मैंने देखा था इन लोग ऐसे ऐसे मेकअप करते हैं, हालांकि सब चीज़ था उसके पास। फिर मैंने उसको थोड़ा सा तैयार किया, उसको इतना पसंद आया कि हर बार उन जितने भी मेरी बहनों का शादी होता ना, सब लोग मेरे को तैयार करने के लिए बोलते थे, है ना। तो ऐसी है कि वहां पे मैंने बिल्कुल भी पार्लर नहीं गई थी, ठीक है ना, देखा था उन लोग का, मतलब थोड़ा सा देखा था कि हाँ ऐसा ऐसा होता है करके। किसी की शादी में, फ्रेंड की शादी में गई थी, तो इतना टाइम मैं मतलब 2 घंटे से मेकअप करवा रही थी, तो मैं देख रही थी, 1 घंटे तो पहले जाके ही मैं देखी, अरे बाप रे ऐसा ऐसा होता है। तो फिर मुझे समझ में आया कि फिर मैं दूसरे टाइम क्या की, वही था संकेत अधिगम, कि मेरे थोड़े से दिमाग में चिन्ह बन गए थे उसको लेकर के, तो मैंने भी थोड़ा बहुत क्या कर दिया, काम कर दिया, है ना। तो ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्या बना होता है, संकेत बना होता है, उसके माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, उनके जैसे कामों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आया समझ में? ठीक, तो इतना याद रहेगा। संकेत, चिन्ह, गुप्त चिन्ह, उद्देश्य, कोई ना कोई उद्देश्य से करेंगे। प्रत्याशा अधिगम करके याद रख लेना इसको, मोलार अधिगम सिद्धांत याद रख लेना, ऐसा सिद्धांत, उद्दीपक उद्दीपक इसी को बोलेंगे, ठीक है। और संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत, इसको याद रख लेना, ठीक है। संज्ञानात्मक मानसिक चित्र सिद्धांत कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो ये टॉलमेन के सिद्धांत से क्या है, संबंधित है, ठीक है। तो आगे समझ में इतना। और क्या है यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन में है, जो भी आएगा क्वेश्चन में आप लोगों को बताते जाऊंगी। चलिए एक चीज और बता देती हूँ, टॉलमेन ने सीखने के कुछ नियम भी दिए थे, ठीक है। इसी में और लिख लो, एक ऐड कर लो। सीखने के नियम किन्होंने दिए थे बताओ तो? अगर मैं पूछूं आपको कि सीखने के नियम किन्होंने दिए थे, तो क्या बताओगे? टॉलमेन ने, इससे पहले और किन्होंने तो दिए थे, देखो भूल गए ना। मैंने कहा था ना कि सप्ताह में कम से कम एक दिन देख लिया करो, जो पीछे पढ़े रहते हो उसको, मैं कि मैंने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था। नहीं तो सच बता रही हूँ, इतना पढ़ो, इतना क्लास अटेंड करो ना, कोई मतलब नहीं है अगर आप लोग ना प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे तो, ठीक है। तो बिल्कुल जो सप्ताह भर में यहाँ पे भी एमसीक्यू में पढ़े रहते ना, उसको देख लिया करो, शॉर्ट नोट से बनाए रहते हो उसको, क्या क्या पढ़े थे, तो पूरा भूल भुलैया हो जाओगे आप लोग भी चूहे की तरह, ठीक है। उन लोग तो कैसे भी करके निकाल लिए थे उद्दीपक में, आप लोग निकालोगे तो सही, लेकिन इतना सारा आपके माइंड में पहले से रहेगा ना, तो क्या है क्या है क्या है, ऐसा चलते रहेगा आपका दिमाग में, ठीक। तो बिल्कुल एक बार आप लोग रिवाइज किया करो, सप्ताह में कम से कम एक बार ऐसे देख लिया करो ना यार, देखने में क्या है कि हाँ थॉर्नडाइक के क्या क्या नाम है, इसके क्या क्या नाम है, इन्होंने कौन से सीखने के नियम दिए, याद करो। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, मुख्य नियम दिए थे, गौण नियम दिए थे, मुख्य नियम 3 दिए थे, गौण नियम 5 दिए थे, याद आया आप, ठीक है। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी सीखने के नियम दिए, लेकिन कभी भी अगर आपको पूछा जाता है ना कि सीखने के नियम किन्होंने दिए थे करके, तो हमेशा थॉर्नडाइक को ही लेना है, ठीक है। इन लोग तो सब बाद में आए थे, सब अपना अपना देने वाले, तो लेकिन इन्होंने भी सीखने के 3 नियम दिए थे। इन्होंने भी कितने नियम दिए थे? 3 नियम। अभी और आएंगे गुथरी भाई साहब, वो भी देंगे सीखने के नियम, ठीक है। तो इन्होंने 3 नियम दिए थे, कौन कौन सा? एकदम ज्यादा नहीं है, 3 ही है, एकदम इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा? कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स क्या बोल सकते हैं? क्षमता, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अगर हम में कोई भी क्षमता नहीं है, ठीक है, क्षमता, कैपेसिटी, ठीक। कैपेसिटी बोलने का मतलब है कि अगर हम में कैपेसिटी नहीं है किसी भी चीज को सीखने की, तो बिल्कुल हम नहीं सीख सकते। आप ऐसे इंसान को पढ़ा दो जिनको इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे क्लास में, कितनों भी अच्छे से समझा दो, क्षमता नहीं है जिनको पढ़ने की, ठीक, चाहे मंदबुद्धि बालक को आप बिठा दिए, उसको बार बार करवा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो अगर उसमें क्षमता ही नहीं है इन चीजों को सीखने की, तो वो सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही बोलते हैं कि कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने कौन कौन से दिए थे, चलो तो बताओ। थॉर्नडाइक के
आपके मुख्य नियम में क्या क्या था, ठीक है। तो वो भी क्या बोलते थे, प्रभाव का नियम क्या बोलता था, जैसे कि हम में क्या होनी चाहिए, प्रभाव, प्रभाव बोलने का मतलब है रिजल्ट दिखाता था, संतोष या असंतोष। रुचि मतलब बोलने का मतलब है क्या, कि हम में क्या होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे। अभ्यास मतलब क्या, कि बार बार उस चीज को अगर हम करेंगे तो इसलिए हम सीख जाएंगे। जैसे आप लोग को मैं अभी जस्ट बोली ना कि अभ्यास बोलने का मतलब है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने का मतलब है कि रिवाइज करो जो मैंने पिछले टाइम में आपको पढ़ाया है, ठीक है, देख लिया करो, एक बार नोट्स को देखो, क्योंकि सीडीपी इतना ज्यादा है ना कि भूल जाओगे भाई। वर्ग 2 वालों को तो और स्पेशली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वहां से और क्वेश्चन एकदम अजीब से उठाते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा लगता है, देखो रिवीजन नहीं करोगे ना तो ऐसा लगता है कि इसको हम पढ़े नहीं है, पहली बार देख रहे हैं करके देख लेना, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। इसको मैंने कब लिख दिया था, कभी कभी तो आप खुद लिखे रहोगे कॉपी में, याद भी नहीं रहता, अरे इसको मैंने कब लिख दिया, ऐसा लगता है। पता इतना खतरनाक तरीके से पूरा आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चला जा रहता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हमेशा कॉन्शियस माइंड में रहनी चाहिए जो चीज आज मैं पढ़ा रही हूँ, जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अनकॉन्शियस माइंड में कब ले जाओगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी तब, भले चले जाए कोई मतलब नहीं अनकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हमको बच्चों को पढ़ाना है, उसके सिलेबस को पढ़ाना है, हमको जो अभी करना है उसको आपके कॉन्शियस माइंड में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही बात है कि जिनमें कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, उसको आप कितना भी सिखा लो, सीख ही नहीं पाएगा वो, ठीक है। ये इसका पहला सीखने का नियम बोलता है। दूसरा नियम क्या बोलता है कि एक उद्दीपक भी होना चाहिए सीखने के लिए। अगर यहाँ पे उद्दीपक होता है तो उस चीज को आप बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। स्टिमुलस होना बहुत जरूरी है, स्टिमुलस होना बहुत जरूरी है। स्टिमुलस आपका शिक्षक भर्ती है, नोटिफिकेशन है, इसका एग्जाम डेट आ गया है, वो है, तभी आप क्रिया को कर पा रहे हो। आप में कैपेसिटी है करने की, सीखने की, तभी आप इजिली तरीके से इन चीजों को सीख पा रहे हो। जिनमें कैपेसिटी नहीं है, देख लेना, वो ऐसे ही छोड़ दिए है, बीएड डीएड करने के बाद नहीं करूंगा यार तैयारी, पहले से ही कैपेसिटी नहीं है बोलने का मतलब है कि डर गया है वो आदमी। इतना ज्यादा कंपटीशन है भाई, सिर्फ 5,000 पोस्ट है, लाखों लोग डालेंगे, लाखों लोग, 2-3 लाख तो बीएड डीएड धारी है, ठीक है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। देख लेना 2-3 लोगों से कम आप 1,000 में से 2 से 3 लोग ऐसे ही बोलने को आपको मिल जाएगा, नहीं करूंगा यार, छोड़ हटा, मैं खेती किसानी कर लूंगा, ऐसे क्यों, क्योंकि उनमें कैपेसिटी ही नहीं करने की। आप में कैपेसिटी है तब आप बैठे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, नहीं यार भले ही रहने दो लेकिन मैं अपना दूंगा, एफर्ट लगाऊंगा, 100% दूंगा, तो ये क्षमता है। और उद्दीपक आपका क्या है, जिसके लिए आपको प्रेरणा मिल रही, काम कर रहे हो आप, ठीक है, ये आपका उद्दीपक होगा। और तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो तीसरा आपको याद रखना है प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण क्या है बताओ तो, कौन बता सकता है प्रस्तुतिकरण क्या है? जैसे मैम चूहे के पास चूहे को उद्दीपक दिया तो उसने जो कार्य किया उस तक पहुंचने के लिए वो उसका प्रस्तुतिकरण, हाँ ठीक है, वो उसका क्या है, प्रस्तुतिकरण है, कि जो आप अभी पढ़ रहे हो वही आपका प्रस्तुतिकरण है। उसके बाद लास्ट प्रस्तुतिकरण आपका कब रहेगा, जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम रहेगा, ठीक है, कि उस दिन आपने साल भर का जो पढ़ा है, इतना ज्यादा आपने पूरा दिन रात करके जो मेहनत किया है, वो उस लास्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, वो आपका क्या रहता है, लास्ट का परफॉर्मेंस रहता है, प्रस्तुतिकरण रहता है। प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो या परफॉर्मेंस भी बोल सकते हो इसी को, ठीक है, परफॉर्मेंस। चलिए परफॉर्मेंस ही लिखना है क्योंकि इसमें एक और छुपा हुआ है, ठीक है। परफॉर्मेंस बोलने का मतलब है कि यहाँ पे टॉलमेल ने जो क्या है, उद्दीपक है, ठीक है, उद्दीपक है। तो जैसे वो क्या बोलते थे, पुनर्बलन क्यों, कौन बोलते थे, जिस बच्चे को पुनर्बलन दो उतना ज्यादा सीखेगा, कौन बोलते थे, स्किनर बोलते थे ना भाई। तो ये क्या बोलते हैं, कोई पुनर्बलन नहीं होता, वो जो पुनर्बलन है ना वो हमारा एक परफॉर्मेंस है, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये क्या मानता है, पुनर्बलन को परफॉर्मेंस मानता है, निष्पादन मानता है, क्या मानता है, निष्पादन मानता है। ये वर्ड को आप लोग याद रख लिए रहना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है क्योंकि अच्छा लाइन है, ठीक है। ये जो है पुनर्बलन को जोर नहीं देता सीखने के लिए, जैसे स्किनर भाई साहब बोलते हैं ना कि पुनर्बलन दो, धक्का दो, प्रेरणा दो, मोटिवेशन दो, ऑटोमेटिक वो सीखेंगे, मैं ये नहीं मानता, ठीक है। वो जो पुनर्बलन आप बोल रहे हो वो पुनर्बलन का काम नहीं करता, परफॉर्मेंस का काम करता है। वो जो असली परफॉर्म कर रहे हैं, निष्पादन कर रहे हैं, वही क्या होता है, पुनर्बलन होता है, ऐसे वो बोलते हैं, ठीक है। उसको एक चर माना है, ऐसा कुछ है क्वेश्चन में, निष्पादन को चर माना है, ना कि उन्होंने पुनर्बलन माना है, ऐसा करके कुछ है, ठीक है। हाँ ठीक है विभू जी, बिल्कुल
ठीक कर दूंगी मैं क्लियर आप लोगों को। आया समझ में? तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अब क्वेश्चन बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, ऐसे 10-12 ही क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं, और बीच बीच में एक आध है उसको मैं बता दूंगी फिर। चलिए बताइए, उन्होंने अधिगम के 6 प्रकार भी दिए थे, ठीक है, तो उसको मैं जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगी। टॉलमिन के अनुसार पुनर्बलन क्या है बताइए, ठीक है। ये देखो आ गया नहीं है क्वेश्चन। तो ये सीखने का चर है, निष्पादन का चर है, बुद्धि का चर है कि प्रेरणा का चर है, ठीक है, निष्पादन का चर है। लेकिन इसी के जगह टॉलमिन की जगह अब मैं यहाँ पे क्या रख देती हूँ, स्किनर रख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे निष्पादन की जगह या यहाँ पे, हाँ चलिए अब बताइए, है वहां पे स्किनर के अनुसार पुनर्बलन क्या है बताइए, पक्का प्रेरणा का होगा ना भाई। देख पुनर्बलन मतलब मोटिवेशन, प्रेरणा होगा, ठीक है, प्रेरित करो उसको, ढकेलो, मोटिवेट करो। तो वहां पे सीख, आप लोग क्या करोगे, प्रेरणा दोगे तभी तो वो सीखेंगे ना भाई, ठीक है, प्रेरणा दोगे, पुनर्बलन दोगे तभी वो सीखेंगे। तो यह ऐसी जो क्या रहते हैं ऑप्शंस रहते हैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को देख करके क्या लगाना है, आंसर लगाना है। देखो यहीं पे 3 क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले टॉलमिन के अनुसार पुनर्बलन क्या है, तो सीखने का नहीं है, हमने देखा निष्पादन, परफॉर्मेंस का चर है, ठीक है, जो हम परफॉर्म करते हैं। वही अगर स्किनर भाई साहब बोले कि पुनर्बलन क्या है इनके अकॉर्डिंग, तो आपको क्या लेना है, हमेशा प्रेरणा का क्या लेना है, चर लेना है। क्योंकि प्रेरणा बोलने का मतलब है आपको हमेशा वो ढकेलने का काम कर रहा है, मोटिवेट करने का काम कर रहा है, तब कहीं जा करके आप यहाँ पे क्या करते हो, सीखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सीखना करके नहीं लेना है भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को थोड़े थोड़े जो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं उसको याद रखना है। चलिए, पुनर्बलन सीखने का नहीं बल्कि निष्पादन का चर है, यह कथन किसका है बताना है। स्किनर का, पाउलॉन का, टॉलमैन का, थॉर्नडाइक का। चलिए ऑनलाइन वाले भी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमने किनका देखा था, कोहलर का जो देखा था, ठीक है, उसमें से जो मैंने सेकेंड टाइम बताया था ना उसको आप लोग करना, ठीक है। चलो मैं उसको एक बार और बता दूंगी आप लोगों को, क्रम वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना तो उसको बता दूंगी। उसमें मैंने तीनों जो उन्होंने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, उसको एक साथ ला दिए थे, ठीक है। इसी कारण थोड़ा सा आप लोगों को इधर उधर हो गया था। और अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझे होंगे ना कहानी के, तभी आप लोग को ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है ना तो बिल्कुल उसको आप लोग बना सकते हैं। तो देखो पुनर्बलन सीखने का नहीं बल्कि निष्पादन का चर है, ऐसा किन्होंने कहा था, तो आपको याद रखना है किनको, टॉलमैन को, ठीक है। चलिए बताइए स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत, कार्यात्मक, साधनात्मक, नैमित्तिक, ठीक है, समझ आ रहा है। किन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, चूहे पर। अधिकतर जो मनोवैज्ञानिक है व्यवहारवादी वो सब के सब चूहे पर करेंगे भाई। पाउलॉन बताइए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिखाया, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, बहुत सारे नाम हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे ये, शास्त्रीय अनुबंधन हो जाएंगे। अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं, अनुबंधन। किन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, कुत्ते पर, ठीक है, हाँ कुत्ते पर। थॉर्नडाइक का बताइए, कबूतर पर किए थे, हाँ हाँ ठीक है भाई। थॉर्नडाइक ने कबूतर पर कहाँ किए थे जी, वो तो चूहे पर, चूहे नहीं किए थे, कबूतर और थॉर्नडाइक ने ये देखो हो गया ना इधर उधर, तभी मैं बोल रही हूँ ना, करो यार करो, देखो पहले का पढ़े हो उसको, बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहे पर, ऐसे ही हो रहा है बस, इधर उधर उधर, बस माइंड पूरा इधर उधर जा रहा है। इसी कारण बार बार बोल रही हूँ, जो भी पूरा सप्ताह में पढ़े रहते हो ना, एक बार पूरा अधिगम को हर दिन देखना, क्योंकि ना और कहीं से भी ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सीडीपी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको अधिगम से ही होगा, और यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लिख के दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो 1 नंबर को गंवाना नहीं है रे भाई, करना है। और यही चीज बेसिक ही आपको नहीं पता रहेगा तो गए फिर किन्होंने किन पर एक्सपेरिमेंट किए थे, पता चला थॉर्नडाइक को चूहे और या कबूतर मार के आ गए हो, ठीक है। तो स्किनर का क्या है, चूहा है, कबूतर है, पाउलॉन का कुत्ता है, थॉर्नडाइक का क्या है, बिल्ली है। एकदम सुन रहे हो यार, तो मेम से भी बनता है बहुत, थॉर्नडाइक की बिल्ली, पाउलॉन का कुत्ता, ऐसे करके फिर देखते हो कि नहीं आप लोग, ठीक। टॉलमैन ने भी किन पर किए थे, चूहे पर किए थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन्हीं का क्या रहेगा, ये कथन रहेगा। थॉर्नडाइक का नाम बताओ चलो, उनके सिद्धांत का, वेरी गुड, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अरे भाई एस आर करके याद रख लेना है, एस आर, इसी से पूरा
कम से कम 4 नाम तो इसी से बन जाते हैं आपके एसआर से, ठीक है। प्रयास, प्रयास एवं भूल को याद रखोगे तो 3 नाम तो ऐसे ही बन जाता है, त्रुटि, भूल, ऐसे करके, ठीक। अच्छा, सीडीपी क्लास में अब तक प्रयोगशाला बैच में एप्लीकेशन वीडियो नहीं डाले हैं, ठीक। चलिए मैं बोल दूंगी आज जाने के बाद, ठीक मैम। 25, अच्छा अभी नहीं आया है क्या? तो देखो ना टाइम टेबल डला है यार, आप लोग टाइम को भी नहीं देखते हो। 12 या 1 से 2 बजे तक है, थोड़ा सा सबर करो ना भाई। उसमें शायद ना, मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 12 बजे के बाद ही है, 12-1 के बीच में है, ठीक है। फिर दिलाना आप लोग, 12 बजे के बाद है, अभी इसी का नहीं आ रहा होगा, ठीक है। डल जाएगा, वो डल गया है, कल का ही डल गया है, लेकिन टाइमिंग अभी नहीं, टाइमिंग मतलब 12 बजे 1 बजे दिया है, तो अपने हिसाब से ही क्या आएगा उसमें दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ चलिए, आया समझ में, आगे बढ़े। अव्यक्त सीखना किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। ये देखो, ये भी इसका नाम हो सकता है अव्यक्त सीखना करके, तो उसमें ऐड कर लो, ऐड कर लो उसमें, ठीक है। कहाँ है इसका नाम, कहाँ कर दिए यार, हाँ इसी में है शायद, कहाँ है, डिलीट तो नहीं हो गया ना, ये देखो डिलीट हो गया लग रहा है, ठीक। लिख लियो हो ना सभी, ठीक है, याद है ना, याद भी करना है भाई, चिन्ह विन्ह संकेत वंकेत करके, ठीक। तो इसको और क्या बोल सकते हो आप, लिख लो कहीं पे भी, अव्यक्त सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अव्यक्त, क्यों अव्यक्त? क्योंकि हमको पता तो रहता है लेकिन व्यक्त नहीं करते हैं चीजों को, ठीक है। हमको पता तो रहता है लेकिन व्यक्त नहीं किए रहता है, उसके बाद हम काम करने के बाद ऑटोमेटिक वो चीज व्यक्त हो जाती है, ठीक। पूर्ण ज्ञान तो रहता है, पूर्व ज्ञान रहता है मुझे, लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं करते, इसी कारण इसको क्या बोला गया है, अव्यक्त बोला गया है। व्यक्त हम कब करते हैं, जब हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमको किसी भी चीज के बारे में पता तो नहीं रहता, लेकिन जरूरत जब पड़ती है ना, तो ऑटोमेटिक हम उस काम को कर लेते हैं, ऑटोमेटिक हम उस काम को कर लेते हैं, क्योंकि उस काम के प्रति हमारे दिमाग में एक चिन्ह बना होता है, एक संकेत बना होता है, ठीक है। तो इसी कारण इसको हमने अव्यक्त सिद्धांत भी बोला है, लेटेंट लर्निंग करके इसको हमने बोला है। तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है पूछा है, ठीक। तो कौन हो जाएंगे, टॉलमैन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, टॉलमैन हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो कोहलर का भी आ गया है, अब बताओ कोहलर ने किनपन किए थे, तो इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता कोहलर का, इसको भूल गए तो सोच लेना, ठीक है। चिंपांजी, सुल्तान, ठीक। गेस्टाल्टवादी बोलते हैं इसको, सूच का सिद्धांत बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं, ये सबको आप लोगों को याद रखना है भाई, ठीक। चलिए बताइए, अब यहाँ पे दिया है कि अव्यक्त सीखने का अर्थ क्या है, तुरंत सीखना है, दंड द्वारा सीखना है, ऐसा सीखना जो उचित परिस्थिति आने पर प्रकट नहीं हो, केवल अनुकरण द्वारा सीखना। चलिए बताइए, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। फिर टेस्ट सीरीज, हाँ वर्ग 3-2 का, वही मैं आप लोग को बता रही हूँ ना कि टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा दुविधा है, अभी सिलेबस एकदम कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसी कारण शायद ना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद सिलेबस के कारण ही ना थोड़ा सा डिले हो रहा है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। लेकिन आप लोग बोलिएगा, ठीक है। आप लोगों को टेस्ट दिलाने हैं तो एटलीस्ट कम से कम अभी जो सब्जेक्ट है सर, प्रीवियस ईयर जो सब्जेक्ट है, प्रीवियस सब्जेक्ट के बेस पर आप टेस्ट बनाइए और करिए करके, तो बिल्कुल आप लोगों की बात मानेंगे, ठीक है। हो गए तैयारी टेस्ट देने लायक, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी हुए चाहे मत हुए, टेस्ट दिलाओ, प्रैक्टिस लगाओ, नॉलेज आती है कि इसमें से क्वेश्चन यहाँ से कैसे टाइप से बन सकते, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आप पढ़े वो भी कोई मतलब नहीं है, तो पहले देखो कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, टेस्ट दिलाओ, फिर ऑटोमेटिक जब टेस्ट दिलाते हैं ना, हमसे वो क्वेश्चन नहीं बनता तो खुद हम देखते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या रहेगा यार, ऐसे करके इसको पढ़ेंगे जाके थ्योरी को, ठीक है, कि पढ़ लेता हूँ चलो मैं, ऐसे बना नहीं, तो ऐसा आपको क्या करना है, दिलाना है टेस्ट, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बोलिएगा, सर से बोलिएगा। फिर से सीडीपी के लिए बुक्स इतना बताती हूँ, इसके बाद भी नहीं रहते कि आप लोग क्लास में। अभी और बुक आ रहा है, ठीक है, अपडेटेड वाला, यही सादी पीएससी एकेडमी का। देखो अगर आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल बुक चाहिए जिसमें आपका सीडीपी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप लोग बिल्कुल साध्य का बुक उठा सकते हैं, अच्छा है बुक, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें दिया है, अच्छा दिया है। लेकिन और थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना है कि मैम थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल का तो नहीं पूछ देंगे, ठीक, तो उसके लिए आप मेरे पास
घटना चक्र है, ठीक है। मैं और जितने भी पूछते हैं ना उनको बताती हूँ, घटना चक्र का बुक आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन घटना चक्र को ना जैसे सीडीपी का जो है ना वैसे ही नहीं देते। सीडीपी में जैसे एक क्वेश्चन दे दिए, उसके बाद जैसे उसके बारे में पूरा बताया रहते हैं, वैसे नहीं बताया है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, तो उसको आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल दिलाना है भाई, तभी स्पीड काम आएगा वहां पे, ठीक। तो देखिए, अव्यक्त बोलने का क्या मतलब है, तुरंत सीखना तो नहीं हो सकता, ये तुरंत सीखना होगा क्या, नहीं होगा, ठीक। तुरंत सीखना देखना एक मनोवैज्ञानिक आएंगे, कौन, गुथरी वो बोलते हैं कि हम एक ही प्रयास में सीख जाते हैं, झट से सीख जाते हैं करके, वही रहेगा उनका, ठीक है। तो तुरंत सीखना उनका सिद्धांत रहेगा। दंड द्वारा सीखना तो थॉर्नडाइक का हो जाएगा, स्किनर हो जाएंगे। ऐसे सीखना जो उचित परिस्थिति आने पर प्रकट नहीं होती, बिल्कुल ऐसा सीखना, देखो गुप्त भी इसी को बोले हैं ना हमने, अव्यक्त क्यों बोले हैं, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज है, लेकिन काम हमको नहीं आता, लेकिन जैसे ही उस काम को हम करने दौड़ते हैं, करने बैठते हैं, तो काम हमको आ जाता है, ठीक। ऐसा सीखना जो उचित परिस्थिति आने तक प्रकट नहीं होती, ठीक है। उचित परिस्थिति आने तक प्रकट नहीं होती बोलने का मतलब है कि हमको नहीं पता होता कि हम उसके बारे में जान रहे होते, फिर भी हम अपने संकेत के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ संज्ञानात्मक मानचित्र बने होते हैं, उसके माध्यम से उन चीजों को हम क्या कर लेते हैं, इन्हीं को बोला जाता है अव्यक्त सीखने का अर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ बिल्कुल, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से टॉलमैन के सीखने के नियम नहीं है पूछा गया है, बताइए। क्षमता नियम, उद्दीपक, प्रभाव, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, ठीक है। तो 3 इनका भी याद हो गया आप लोगों को, कौन कौन सा दिए थे इन्होंने, 3 कौन कौन सा दिए थे, एक क्षमता दिए थे, उद्दीपक दिए थे, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन बोलो चाहे उसी को आप परफॉर्मेंस बोलो, ठीक है। क्षमता नियम, कैपेसिटी का नियम इन्होंने दिए थे, हमको पता है, ठीक है। प्रभाव का नियम तो नहीं हो सकता भाई, उद्दीपक नियम भी इन्होंने दिए थे, ये किनका है, थॉर्नडाइक का है। अगर मैं पूछूं कि ये मुख्य नियम है कि गौण नियम है, तो ये कौन सा नियम है, मुख्य नियम है। ये सब याद होना चाहिए भाई आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्रस्तुतिकरण भी इन्होंने दिए थे, किन्होंने, टॉलमैन ने, लेकिन अभ्यास का नियम किन्होंने दिए थे, तो ये थॉर्नडाइक का है, और ये भी मुख्य नियम का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। जिसमें प्रभाव का नियम में लास्ट जो संतोष और असंतोष की हमको प्राप्ति होती है, सुख और दुख की, और अभ्यास में कि जब तक हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा हम चीजों को सीखते हैं, ये बोलते हैं। क्षमता में कैपेसिटी रहेंगी तभी सीखेंगे, उद्दीपक हमारे सामने रहेगा तभी हम काम करेंगे, और जो हमारे लिए पुनर्बलन का काम करता है, जो हम काम करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, प्रेजेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो कौन सा आंसर सही दिख रहा है, देखो तो, नहीं है पूछा गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एल और एन नहीं होगा, एल और एन नहीं होगा, तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, वेरी गुड, एकदम सही है भाई। टॉलमैन से संबंधित कथन दिए गए हैं, उसे पढ़िए और उत्तर चुनिए। चलिए, थोड़ा सा टॉलमैन के बारे में आप लोगों को देखना है। टॉलमैन को उत्तर व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। टॉलमैन का सिद्धांत व्यवहारवाद व गेस्टाल्टवाद का मिश्रण है। टॉलमैन का सिद्धांत विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है कि टॉलमैन के अनुसार पुनर्बलन एक सीखने का चर है, और एक और दिया है कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बताइए, थोड़ा बहुत होगा नॉलेज तो बता सकते हो, फिर तो मैं बताऊंगी है मैम बताने के लिए, और एग्जाम हॉल में भी जाएगी वही हमारा, ठीक है। दे देना अपना आईडी कार्ड, और वहीं जाके बनाऊंगी फिर आप लोग का पेपर, ठीक। हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों की भावनाओं को समझ रही हूँ। आप लोग बिल्कुल एक बार सर से बात करिएगा, ठीक, कॉल करिएगा। कॉल में कुछ नहीं होने वाला, क्लास के दौरान आप लोग सर से बिल्कुल बात करिएगा, जैसे सर आते हैं ना क्लास लेने के लिए, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है भाई, स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। स्पीड कब बढ़ेगा क्वेश्चन में, जब आप लोग टेस्ट ज्वाइन करोगे, ठीक है, टेस्ट दिलाओगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला, कितनों भी पढ़ लो। क्योंकि अभी पहले क्या होता था, सिर्फ पढ़ लो, एक तो दिला दो और आप इजिली आप एग्जाम निकाल सकते थे, लेकिन अभी स्पीड मांग रहा है, ठीक है। अगर आपका स्पीड नहीं है मैथ्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल आप वहाँ पे पीछे हैं, पोस्ट भी कम है, तो स्पीड तो बहुत जरूरी है, ठीक है। टॉलमैन से संबंधित कथन बताना है। टॉलमैन को उत्तर व्यवहारवाद भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने बाद में व्यवहारवाद के बारे में क्या किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किए थे, इसी कारण इनको उत्तर व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इससे पहले कौन कौन आए थे, स्किनर, पॉलन, थॉर्नडाइक, हल, ये सब कौन है,
ये भी तो व्यवहारवादी है ना, ठीक है, लेकिन ये थोड़े बाद में आए थे, इसी कारण इनको उत्तर व्यवहारवादी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भी अच्छा क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे और अपना अधिगम का सिद्धांत दिया था। टॉलमैन का सिद्धांत व्यवहारवाद व गेस्टाल्टवाद का मिश्रण है, तो ये भी एकदम सही है। अब यहाँ पे कोई समझ पा रहे हो क्या ये दोनों का मिश्रण कैसे हो सकता है मैम? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। देखो, एक तो इन्होंने व्यवहारवाद कहा है। व्यवहार मीन्स बोलने का मतलब है कि कोई भी जीव जंतु है उनके व्यवहार में, कि उनके व्यवहार कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे चीजों को सीखते हैं, उन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब मैम यहाँ पे गेस्टाल्टवाद क्या कर रहा है, सूझ क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें तो हम समझदारी देखते हैं, सूझ देखते हैं। तो देखो, हमने इसको क्या कहा है, संज्ञानवादी मानचित्र सिद्धांत भी बोला है कि नहीं। संज्ञानवादी बोलने का मतलब है कि देखो, जब ग्रुप बी वाले चूहे को दूसरे बार एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके माइंड में, और दूसरे बार में क्या रखा गया, भोजन रखा गया, वो तुर 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 पहुंच गया अपन पूरा उद्दीपक तक। कैसे? काबर की ओला का पतरी से पूरा रास्ता पतरिश, ठीक है। मीन्स उसके माइंड में क्या बन गया था, एक संज्ञान बन गया था, सूझ बन गया था, समझ बन गया था कि ये रास्ता है करके। देख लेना, अधिकतर बॉयज में एक क्वालिटी पाई जाती, हम में नहीं पाई जाती। अधिकतर मतलब महिलाओं में, गर्ल्स में नहीं पाई जाती। वो एक बार रास्ता देखते हैं ना, इजिली तरीके से उस रास्ते में एकदम कट टू कट वो रास्ते ना ला लेंगे, क्या कितना भी ना खतरनाक रास्ता रहो। बॉयज में ये क्वालिटी तो पाई जाती है, मानना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम में नहीं पाई जाती। चले जाओ स्कूटी में अकेले नया रायपुर वाले रोड में, निकल नहीं पाओगे बिना मैप के, इतना खतरनाक वहां के रोड है। लेकिन बॉयज इजिली तरीके से आपको निकालेंगे ना, अरे इधर इधर से तो आया, तो ये रास्ते हैं करके। ऐसा होता है, देख लेना आप। एक बॉयज के साथ जाके चले जाना, किसी के साथ भी, और अकेले चले जाके, दो लड़की भी, चार लड़की भी चले जाओगे ना, फंस जाओगे किधर से निकलेंगे करके। तो ये क्वालिटी दोनों में पाई जाती। तो वही क्या होता है, सूझ होता है, ठीक है। सूझ बोलने का मतलब है कि आपके दिमाग में एक संकेत बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, चिन्ह बन जाएगा, ठीक है, कि मैंने तो ये रास्ते में आया है यार, यही है ये रास्ता। तो बी ग्रुप वाले क्या किए, उनको रास्ता पता था, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ संज्ञान बन चुका था पहले से, इसी कारण वो जल्दी से इस बार ए ग्रुप वालों से भी जल्दी फास्टर ये लोग निकल गए थे, ठीक है। तो इसी कारण इसको सूझ का सिद्धांत और व्यवहारवाद दोनों को मिक्स कहा गया है, क्योंकि इसमें हालांकि व्यवहार से ही होता है, ठीक है। किसी भी चीज को हम पहले से कुछ ना कुछ किए रहते तभी सीखते हैं, लेकिन वो हमारे माइंड में होना चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे। माइंड में नहीं है मतलब उस चीज को कर पाओगे क्या, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यही चीज क्या होता है, दोनों का क्या है, ये मिश्रण है, तो ये भी एकदम सही होगा। टॉलमैन का सिद्धांत विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है, ठीक, तो ये भी क्या है, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। टॉलमैन के अनुसार पुनर्बलन एक सीखने का चर है। अब बताओ, ठीक, अभी जस्ट हमने देखा था ना, टॉलमैन के अनुसार पुनर्बलन सीखने का चर नहीं है, बल्कि वो किसका चर है, निष्पादन का चर है, परफॉर्मेंस का चर है, निष्पादन का क्या है, वो चर है। और अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लो जिसमें क्यों है, ये देखो फिर से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सही है क्या, दिख रहा है, NOPR, हाँ ठीक ठीक, चलिए ठीक है भाई, चलिए सॉरी, फिर देखेंगे ना टाइपिस्ट वाले लोग, हाँ नहीं तो मैम बहुत शिकायत करती है हम लोगों को, बोलेंगे, हाँ ठीक है। चलिए आगे समझ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी, ठीक। तो देखो टेस्ट सीरीज आ गया है भाई, तो जो भी SI का, ठीक है, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इनके लिए भी टेस्ट सीरीज आ चुकी है, ठीक है। CGPSC प्रीलिम्स का हो और प्री BEd प्री DED का आज स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपको 1 बजे के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, 12 बजे की ही बात है, समथिंग 1 बजे है, ठीक है। तो इसको जितने भी शिक्षक भर्ती वाले हैं, जो अभी क्लास आज अगर डलेगा यूट्यूब में, उनको भी बोल रही हूँ, फ्री है, 1 रुपया बस देना पड़ेगा आपको, ठीक। तो चॉकलेट मत खा के 1 रुपये वाला इसी को दे देना और टेस्ट दिला लेना। आपका सिलेबस थोड़ा सिमिलर है, तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि कैसा टाइप से क्वेश्चन है, एकदम नए क्वेश्चन है ना, पूरा कूट वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें। मैथ्स से नहीं है, ये थोड़ा सा अखर रहा है, क्योंकि प्री BEd DED में मैथ्स से नहीं है ना, इसी कारण उसमें मैथ्स से नहीं है, रीजनिंग है, उसमें 30 नंबर का रीजनिंग दिया हुआ है, ठीक है, मैथ्स नहीं है, GS जरूर है, ठीक है। तो एक बार पहले पढ़ लीजिएगा अच्छे से हिंदी को, इंग्लिश में पेडागोजी पोर्शन बहुत कम दिखेगा, ठीक है आप लोगों को, क्योंकि इसमें पेडागोजी बहुत कम पूछे गए हैं, ग्रामर पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रामर को देख लेना, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सब आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक, तो ये इसके बेस पर बना हुआ है, फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत वो क्या है, अच्छा है, तो इसको दिला लेना, कोई दिक्कत नहीं 1 रुपये में। ठीक है, 1 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रहा है तो फिर दिलाने में क्या है। हाँ, कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को जो साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन है, ठीक है, पहले तो इसको आप लोग डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लो। ठीक, उसके बाद उसमें दिया होगा टेस्ट सीरीज में जाना, और टेस्ट सीरीज में दिया होगा आप लोगों का प्री बीएड प्री डीएड करके 1 रुपया करके लिखा होगा, उसको टच करना है, 1 रुपया डालना, आ जाएगा। ठीक है, सही सही है। हाँ चलिए, रीजनिंग है, ठीक है, मैथ्स से नहीं है, रीजनिंग है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, दिलाना है, क्योंकि अधिकतर जो 3-4 सब्जेक्ट है वो सिमिलर है। प्रयोग के निष्कर्षों के आधार पर गुथरी ने निम्नलिखित अधिगम के गुथरी, चलो इसको हटाओ, गुथरी आगे है ना, हम लोग टॉलमैन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन को कल करेंगे गुथरी वाले में। ठीक, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है उसको देखने से। चलिए इसको करो। एक जीव एक लक्ष्य के लिए संकेतों का पीछा करके सीखता है, अर्थात अर्थपूर्ण व्यवहार के माध्यम से सीखने का अधिग्रहण किया जाता है, किसका सिद्धांत कहता है, बताना है। गुथरी, टॉलमैन, हल, इसमें से कोई नहीं, बताइए। ठीक है, अर्थपूर्ण दिया है, मतलब समझ जाओ अर्थपूर्ण किनका है, टॉलमैन का ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक जीव एक लक्ष्य के लिए संकेतों का पीछा करके सीखता है। देखो पहले से उनके माइंड में, चूहे के माइंड में संकेत बना था, और इन्हों को पीछा करके क्या किया था, सीखा था कि नहीं, सेम उनके जैसा ही रिपीटेशन इन्होंने किया था, अर्थात अर्थपूर्ण व्यवहार के माध्यम से सीखने का अधिग्रहण किया जाता है। तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे, टॉलमैन से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़े थोड़े जो की पॉइंट है इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि ये कौन से मनोवैज्ञानिक का है, ये किनका नहीं है करके। टॉलमैन के सिद्धांत का अन्य नाम कौन कौन सा है, बताना है। चलिए भाई, दुनिया भर का नाम है, बताओ इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ये इसको आप लोगों को बताना है। ठीक, आ गया आंसर। ठीक, और ऑनलाइन वाले जल्दी आंसर करिए भाई। ठीक, डी होगा। तो देखो, प्रतीक गुप्त अधिगम कहा था क्या हमने, प्रतीक बोले चाहे चिन्ह बोले चाहे संकेत बोले, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्रतीक चिन्ह संकेत एक ही नाम है ना, चिन्ह भी इसी को हमने बोल दिया था, संकेत भी बोल दिया था, उद्देश्य पूर्ण अधिगम हमने बोल दिया था, क्योंकि कोई ना कोई उद्देश्य से ये अधिगम हमने कराया था। चिन्ह पूर्णागार सिद्धांत भी हमने कहा था, लेकिन प्रतिस्थापन सिद्धांत इनका नहीं है। ठीक है, ये किनका है, गुथरी का है, गुथरी का है प्रतिस्थापन सिद्धांत। ठीक है, तो इनका नहीं, याद करिए, मैंने जब अधिगम के सिद्धांत फर्स्ट दिन पढ़ाया था तो याद करवाया था, प्रतिस्थापन गुथरी। देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कब कराया था यार मैम ने, ऐसे करके होता है ना, ऐसी इसी कारण बोल रही हूँ यार, करो बार बार उसको रिवाइज करते जाओ। ठीक है, तो ये नहीं है, ये गुथरी से संबंधित है। ठीक है, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो JKLMN दिया है क्या, ओ को हटा दो, ओ ऑप्शन को हटा दो। ठीक है, ये देखो इसमें मिसिंग है, JKLMN डी में है, तो डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, भूल भुलैया में चूहे के साथ टॉलमैन के प्रयोगों ने किस अवधारणा का प्रदर्शन किया, क्लासिकल, ऑपरेटिंग, गुप्त, अवलोकन। ठीक है, तो गुप्त तरीके से, चोरी छुपे तरीकों से उन्होंने अपने संज्ञान में मानचित्र बना लिया था, जिसको हमने क्या कहा था, संकेत अधिगम कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग किसका है, बताइए। अब आप चुप रहना, मैं पीछे वालों से पूछूंगी। ठीक है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग इनका हो जाएगा, पॉलॉन का हो जाएगा। ठीक, चलिए आप बताना सबसे पीछे वाली, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग किनका है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किनका है। हाँ, ये देखो हो गया ना, आप जस्ट बताओ, ऑपरेंट यार इन्हें क्या बोलते हैं, याद है, ये देखो हो गया, आगे पार्ट पीछे से पार्ट, एकदम ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझको ही याद करके आप लोगों को देना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे डालना पड़ेगा, तब आप लोगों को याद होगा। ऑपरेंट किनको बोलते हैं, किनका सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पॉलॉन का है, पक्का किनका है,
ऑपरेंड क्रिया प्रसूत वाला आएगा, क्रिया प्रसूत में आएगा कि कंडीशनिंग में आएगा? ऑपरेंड देखे थे आप लोग, ये किनका होगा? चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे। देखो हो गया ना सबका, वेरी गुड। एक देखो इन लोग को सबको पता है। कुछ कुछ लोग जो है वो गलत आंसर लगा रहे हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पॉलॉन का नहीं है, पॉलॉन का क्लासिकल कंडीशनिंग होगा। इनका क्या होगा? हालांकि कंडीशनिंग दिया रहेगा, इसी में कंफ्यूजन मत होना बोली थी मैं आप लोगों को। ऑपरेंट बोलने का मतलब है क्रिया प्रसूत। क्या होता है? क्रिया प्रसूत होता है। मतलब क्रिया प्रसूत का अंग्रेजी में ही हम उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेंट बोलते हैं भाई। लिख लो, उसमें लिखाई तो थी क्या उस दिन आप लोगों को? ऑपरेंट करके नहीं लिखाई थी? देख लो कॉपी को, नहीं लिखाई थी यार? देख लो इसको, देखो इसको इंग्लिश में भी दे दिया गया है, ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग मत डाल देना पॉलॉन करके। ये किनका है? ये स्किनर का है, स्किनर का है भाई ये, ठीक है। डर लग रहा है मुझे अब तो, ठीक है। हाँ चलिए, अगर मैंने इंग्लिश में नहीं बताई होंगी तो वो मेरी गलती है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, लेकिन हर कंडीशन जो है वो पॉलॉन का नहीं होगा, ये भी याद रखना, क्योंकि स्किनर में भी बहुत सारा कंडीशन है, ठीक है। क्रिया प्रसूत कंडीशन ऐसे देखे थे नहीं, क्रिया प्रसूत अनुबंध। हाँ, ऑपरेंट मीन्स होता है मतलब किसी भी चीज को ना बांध देना। ऑपरेंट करना मीन्स बांध देना, ऐसा टाइप का कुछ होता है उसका मतलब, ठीक है। क्रिया करना मतलब क्रिया करते करते बंध जाना किसी भी चीज में, ऑपरेंट करना ये होता है, ठीक है। गुप्त सीखना यही होगा इसका सही आंसर, ठीक। अवलोकन सीखना ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये किन से संबंधित है? क्लासिकल, पॉलॉन, और ऑपरेंट कंडीशनिंग हम किनको बोलेंगे? स्किनर को बोलेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल लालिमा जी, वेरी गुड, एकदम सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड सी टालमेन मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए सबसे प्रसिद्ध है? व्यवहारवाद के लिए, मानवतावादी मनोविज्ञान के लिए, मनोविश्लेषण के लिए, कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के लिए? ठीक है, तो ये दोनों को भी हम इसी में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? ये मानवतावादी सिद्धांत को भी, मनोविश्लेषण को भी हम इसी में पढ़ेंगे। चलेगा अभी पूरा ये महीना तो पूरा चलेगा ही चलेगा, ठीक है, पूरा अधिगम ही चलेगा। और यहाँ से पूरा क्वेश्चन आते हैं ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। अब देखो वहां से नहीं आएंगे ना, मानवतावादी से तो आया था, भर भर के देखे नहीं हो आप लोग, ठीक है। और मनोविश्लेषणवाद किनका है ये बताओ तो? ठीक, वेरी गुड, किनका है ये? सिगमंड फ्राइड का, सिगमंड फ्राइड का, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद के जनक इन्हीं को माना जाता है। मानवतावादी कौन हो जाएंगे? हाँ वेरी गुड, माँ से मानवता, माँ से मैस्लो करके मैंने बताया था ना एक दिन, मैस्लो, इसको मैं करवाऊंगी, इसी में ही आएगा, अधिगम के सिद्धांत से ही ये लोग भी संबंधित है, ठीक है। तो हम मैस्लो को भी पढ़ेंगे, सिगमंड फ्राइड का भी पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ठीक। तो जीन प्याजे हो जाएंगे ये तो यहाँ पे क्या, एडवर्ड सी टॉलमेन मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, अगर यहाँ पे संज्ञानात्मक मानचित्र दिया होता तो हम इसको सही आंसर ले लेते हैं, ठीक है। व्यवहारवाद और वो दोनों अगर दिया होता, जैसे मैंने यहाँ पे मनोविज्ञान की जगह क्या कर देता, मानचित्र में यहाँ पे रहता, ठीक, मानचित्र करके दिया रहता संज्ञानात्मक मानचित्र, तो इसको हम आंसर लेते। लेकिन यहाँ पे व्यवहारवाद दिया है, क्योंकि ये गलत है ना भाई, मनोविज्ञान जो है वो उनसे संबंधित है, सॉरी जीन प्याजे से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए होगा भाई, सही। देखो डी लगा रहे हैं भाई, वहां पे देखो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान दिया है ना, तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पियाजे से संबंधित है, पियाजे चाचा से संबंधित है। अगर मैं यहाँ पे संज्ञानात्मक क्या देती, मानचित्र देती, तब इनसे संबंधित रहता वो, ठीक। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे देखना है भाई, सूझ का अपना क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक। तो ये दोनों को भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ब्रूनर का पढ़ेंगे, बंडूरा का पढ़ेंगे, कुछ कुछ है मनोवैज्ञानिक, 5-6 का बचा हुआ है, एक एक दिन का क्लास है सभी। मैं चाहूँ तो ये सब अधिगम को एक ही दिन में खत्म करवा सकती हूँ, लेकिन ऐसा निपटाने वाला काम नहीं करना है, पूरा डिटेल में पढ़ो, पढ़ने हैं तो अच्छे से पढ़ो, जहां से एक भी क्वेश्चन आए ना छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। पूरा भले एकदम छोटा छोटा ये सब टॉपिक है ना, फिर भी मैंने पूरा एक क्लास बना दिया इसमें, भले 4-10 क्वेश्चन रहा है, 15 क्वेश्चन रहा है पूरा, लेकिन समझ में आना चाहिए भाई कॉन्सेप्ट ऐसा, ठीक है। एडवर्ड सी टॉलमेन मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में, डबल हो गया है क्या? चलिए क्वेश्चन भी खत्म हो गया, 12 ही क्वेश्चन था, ठीक। अगर और कुछ क्वेश्चन इसमें से छूटेगा तो कल कौन सा वाला है, हम कल गुथरी का पढ़ेंगे, उसमें ला दूंगी, लेकिन नहीं है, इसमें से बहुत कम पूछे गए हैं, नहीं आता, बस नाम को बस याद रख लेना, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे संज्ञानात्मक क्या है,
संज्ञानात्मक अगर आता है तो संज्ञानात्मक में हमेशा जीन पियाजे को लेना है, लेकिन संज्ञानात्मक मानचित्र आएगा तो संज्ञानात्मक मानचित्र देने वाले कौन थे, किनको लेना है, टॉलमैन को लेना है, लंबा आदमी को लेना है। ठीक है, ठीक, चलिए। तो देखो सब इंस्पेक्टर का भी आगे है टेस्ट सीरीज, तो बिल्कुल जो आसपास में तैयारी कर रहे हैं या इसमें से जानते हो ना हम लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वही सब इंस्पेक्टर का भी करते रहते हैं, शिक्षक भर्ती का भी, सीजीपीएससी का भी, सबको निकाल के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो भी कर रहे होंगे आप लोग आप बता दीजिएगा अपने आसपास में। टेस्ट सीरीज इसका लॉन्च हो चुका है, देखो 17 मई से आप लोगों को देखने को ये मिल जाएगा, 17 मई। ठीक, डल गया है इसमें से 2-3 टेस्ट सीरीज ऐसे ही। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप लोग बिल्कुल क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ये देखो दिया है व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तर की शैली में, एकदम नए पैटर्न पर, जो व्यापम के नए पैटर्न है उस पर आधारित ये आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। 5 मॉडल टेस्ट रहेगा, ठीक, पूरा व्याख्यान सहित देखने को मिलेगा। तो इसके लिए साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से बिल्कुल टेस्ट सीरीज को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ 21 जून फुल लेंथ बोलने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोगों को पूरा 100 प्रश्न दिया जाएगा, मतलब आपके पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे ही देखना आपके शिक्षक भर्ती में भी रहेगा, सब्जेक्टिव पहले रहता है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे सीडीपी का पूरा 100 क्वेश्चन दे दिए, हिंदी का 100 क्वेश्चन, गणित का 100 क्वेश्चन, उसके बाद पूरा फुल लेंथ वाले रहेंगे। फुल लेंथ बोलने का मतलब है कि उसमें ऑल सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा। देखो ना 100 प्रश्न है मतलब 100 नंबर का है, और 100 नंबर का है मतलब फुल लेंथ रहेगा। इसमें देखो इंडियन जीएस 100 प्रश्न है, इसका सीजीजीएस का लिखा है, मैथ्स का लिखा है, तो ये सब पूरा इंडिविजुअल रहेगा। ठीक है, उसके बाद पूरा ये कैसा रहेगा, फुल लेंथ रहेगा। हाँ, पूरा व्याख्यान मतलब व्याख्यान सहित आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग देखना ना, आज टेस्ट दिलाओगे ना तो समझ में, आप लोग एक भी बार एप्स में टेस्ट दिलाए हो कि नहीं, आज दिलाना, फिर समझ में आ जाएगा। फिर शिक्षक भर्ती में आप लोग गलती नहीं करोगे, यह आपका एक प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, शिक्षक भर्ती का जैसे ही लगेगा फिर आप लोग को इजीली तरीके से उसको दिला सकते हो। जैसे आप टेस्ट दिलाओगे आपको पूरा रैंकिंग भी दिखाएगा कि आपका कितना रैंक बढ़ रहा है, आपका पोजीशन कितना है। जैसे आज टेस्ट जो है वो 100 लोगों ने दिलाया, तो 100 लोगों में आपका पोजीशन कितना बढ़ रहा है, पहला आ रहा है, चौथा आ रहा है कि पूरा 99 आ रहा है। ठीक है, वो पूरा पोजीशन आपको बताएगा। और उसके बाद आपको पूरा ना देखोगे आंसर को कि कितना आंसर मैंने गलत किया, सब बताता है ना कि 100 नंबर में आपने कितना सही किया है। जैसे 100 नंबर में आपने कितना 50 सही कर दिया तो 50 गलत है, ऐसे बताएंगे। फिर वो 50 को सही मैंने कौन कौन सा किया देखना है, एक बार पूरा चेक करना किसको किसको सही लिया गया है, 50 कौन से मैंने गलत किया वो सबको देखना है। उसके बाद गलती देखना आपका कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे गलती किया है, सही क्या है, व्याख्यान पढ़ना उसका। फिर पूरा आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, तो पूरा समझ में आ जाएगा पैटर्न कैसा आपको फॉलो करना है। हाँ, रैंक कैसे बनता है, जैसे सब लोग टेस्ट दिलाओगे तो जिनका सबसे ज्यादा अच्छा नंबर रहेगा उनका पहला बनेगा। कैसे, हाँ हाँ, देखो उनमें कैसे, पहले ना मुझे भी नहीं आता था ये चीज, पता है, एकदम सही क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे एक कैसे रहता है, जनरल कैटेगरी रहते हैं। ठीक है, जैसे दे दिया रहता है कि जनरल में ऐसे जैसे 200 पोस्ट है। ठीक है, जनरल में 200 पोस्ट है। उसके बाद आपका दे दिया ओबीसी, ओबीसी मान लो जाए आपका 150 पोस्ट है। ठीक, उसके बाद दे दिया आपका एससी, एससी में मान लो जाए आपका कितना है, 300 पोस्ट है। और एक होता है एसटी। ठीक है, और इधर एक और कैटेगरी होता है ना, जैसे विकलांग वगैरह होते हैं उन लोग के लिए भी होता है, हाँ पीडब्ल्यूएस जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक, इसमें मान लो जाए आपको दे दिया है इतना, इसमें ज्यादा रहता है कि इसमें, यार इसमें ज्यादा रहता है ना, अच्छा मैंने गलत कर दिया चिल्ला रहा है, हाँ चलो इसको हम 400 कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे उन लोग रैंकिंग कैसे डिसाइड करते हैं कि देखो जनरल में कितना है, इसमें सबसे ज्यादा रहेगा, लेकिन ना मान लो जाए इसमें 500 है, जनरल में हमेशा ज्यादा ही देखने को मिलेगा। जनरल बोलने का मतलब है कि इसमें ओबीसी कैटेगरी के भी आएंगे, एससी भी आएंगे, एसटी भी आएंगे, ये जो विकलांग वाले रहेंगे वो भी आएंगे, और जितने भी क्या है जनरल है। जनरल मीन समझते हो ना, जितने भी बड़े जाति वाले ब्राह्मण है ना, दुबे हो गए, ये सब आएंगे इसके अंतर्गत।
वो सब इसमें आएंगे। मतलब तभी तो उन लोग विरोध क्यों करते बार बार, क्योंकि हमारे लिए आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं है, उनके लिए सच में नहीं है, और पूरा जनरल कैटेगरी में दिलाते हैं। ठीक है, जैसे ओबीसी का ऐसा है कि हमारे लिए 150 पोस्ट है, मतलब ओबीसी को ही 150 पोस्ट मिलेगा, वहां पे ओबीसी को ही 150 पोस्ट मिलेगा। इसके अलावा और यहाँ पे नहीं इन लोग आ सकते हैं, नहीं इन लोग। एससी को ही 300 पोस्ट मिलेगा, हम लोग इसमें नहीं जा सकते। 300 मतलब उनके लिए एकदम क्या कर दिया गया है, आरक्षित रख दिया गया है। अब देखो रैंकिंग कैसे डिसाइड होगा कि जनरल के लिए 500 सीट है, ठीक, तो इसमें जितनी भी मतलब 500 के अंडर जितने जिनका भी रैंक आया रहेगा, 500 के अंडर जितने भी, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, सबको पूरा पहले उसका नाम आएगा। ठीक है, आपका तो इसमें आ जा रहेगा पहले से, तो आपका ओबीसी में भी नहीं आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका ओबीसी में भी आएगा, आपका इसमें भी नाम आएगा, आपका इसमें भी आएगा, ऐसा रहता है। लेकिन पहले अगर रैंक आपका जैसे अच्छा खासा नंबर है, जैसे आपका 95 नंबर आ रहा है, तो आपका जो रैंक है वो इसी में आ जाएगा पूरा जनरल में। पहले तो आपका लिस्ट में नाम पूरा इसी में आ जा रहेगा, 95 नंबर है, ठीक है। 500 से जैसे आपका रैंक जो है वो 200 बन रहा है, पोस्ट कितने हैं 500 है, तो इसी में पूरा आपका आ जाएगा। जैसे आपका 499 भी बन रहा है ना, तब भी इसका इसमें आएगा पहले तो नाम। उसके बाद अब 500 पूरा हो गया, ये कंप्लीट, ये पूरा कवर हो गया, ठीक है। जनरल वालों का भी जितने भी दुबे उबे शुक्ला, ये सब का नाम किस में आएगा, इसके अंतर्गत आएगा, जितने भी है। उसके बाद उन लोग का क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उन लोग का और नहीं रहेगा। जनरल वालों का सिर्फ 500 के अंतर्गत जितना उनको लेना है वो लेंगे। तभी तो बहुत विरोध करते हैं ना कि हम मैम हमारे लिए क्यों आरक्षण नहीं होता है ना, आंदोलन करेंगे वो करके। नहीं है उनके लिए, सच में आरक्षण नहीं है, ठीक। वो जनरल कैटेगरी में आते, इतने जितना उनको पोस्ट लेना है 500 के अंतर्गत वो लेंगे, नहीं तो नहीं। अब इसमें क्या हो गया, जैसे मेरा रैंक कितना आ गया 600 आ गया, ठीक है, मतलब मैं जनरल में आऊंगी क्या, नहीं आऊंगी, ठीक। अब मेरा बारी है ओबीसी का, तो जनरल में पूरा आ गया मेरा रैंक। उसके बाद ओबीसी में कितना पोस्ट है, 150 पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी रहता है महिला, मिट गया यार, ठीक है, इसमें 150 पोस्ट है, ठीक, किसमें ओबीसी में। तो इसमें भी अलग अलग भी रहेगा ना, महिला के लिए अलग से रहेगा, पुरुष के लिए, ठीक, मेल और फीमेल करके। तो इसमें जैसे आपका कितना आ गया 600 रैंक आ गया, तो इसमें फिर आपका आएगा एक बार 600 में, जैसे 500 तक तो पूरा आ ही गया है मेरा, ठीक। तो ओबीसी में इजिली मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 600 रैंक लाया है, ठीक है। तो इसमें 150 है, जनरल तो 500 तक चला गया है, फिर आने वाले किनका है, ओबीसी का है। तो ओबीसी में तो मेरा 600 बन रहा है ना, तो इसमें तो आ जाएगा मेरा नाम। ऐसा ही रैंक निर्धारित होता है। जैसे एसटी वालों का यहाँ पे देखो 400 पोस्ट है, ठीक। तो किसी का अगर कितना आया होगा, मान लो 800 भी आया होगा, ठीक है, तो जनरल वालों का कितना आ गया है 500। तो पहले तो जो जितने भी एसटी एससी है ये सब तो उसी में चले गए हैं ना आधे लोग, ठीक है। तो जिनका अगर 800 भी रैंक आया हुआ है, यहाँ पे 800 भी नंबर आया होगा, 800 रैंक आया होगा, उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि 500 तो पहले उसी में चला गया है आधे लोग, ठीक है। तो इनका भी नाम क्या आने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो ऐसा ये निर्धारित होता है। ऐसा नहीं कि मेरा 400 पोस्ट है और मेरा रैंक जो है वो कितना है 400 ही है तो नहीं आएगा, या 500 है तो नहीं आएगा। पहले तो ये डिसाइड करती है कि यहाँ कितने लोगों को ये ले रहा है, इसके बाद बचता है ना, तब इसको मिलता है, ऐसा होता है। हाँ हाँ, कौन सा वाला, हाँ तो पीछे वाले भरते जाएंगे ना। हाँ, अब जनरल में देखो ओबीसी वाले का रैंक कितना आ गया है, तो ओबीसी वाले का 50 लोगों का तो ऐसे ही कितना रैंक के अंडर आ गया है, 500 रैंक के अंडर आ गया है, तो 50 लोग तो इसी में चले जाएंगे ना। तो यहाँ पे तो 50 पोस्ट ऐसे ही खाली है, तो इधर का 50 जो क्या है, जैसे यहाँ पे मेरा 600 आया है, तो 650 वालों का भी इसी तरीके से लगेगा, इसमें 650 वालों का भी लगेगा, क्योंकि 50 लोग तो इसमें जनरल में आ गए हैं ना, ऐसा होता ही नहीं। तो ऐसा होता है इसमें 50 वालों मतलब, और ऐसे पीछे की सक जाएगा। देखो जैसे अभी शिक्षक भर्ती का आया, अभी सेकेंड लिस्ट और लाए थे नहीं, ठीक है, उस टाइम मतलब पहले कितना तक गया था, आई थिंक 6000 तक गया था रैंक, 6000 तक, मतलब मैं वर्ग 3 की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ना अभी 9000 रैंक गया है, 6000 या 7000 ऐसा कुछ गया था, एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी 9000। मेरी खुद एक फ्रेंड है जो NOIS से DLED की थी, ठीक है, उनका लगा है इसमें, ठीक, ये 9000 वाले में। तो अभी ना 9000 तक रैंक आया था। सोचो पोस्ट कितने थे, चलो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो 2023 में जो निकला था वर्ग 3 का, ठीक है, इनका पोस्ट लगभग 5000 था, क्या 5000 था ना, 5000 या 6000 था, 5 या 6 था, ठीक है, मुझे भी एकदम याद नहीं आ रहा है। हाँ 6 था क्या, ठीक है, हाँ चलो ठीक है 6, 5000 ना उनका था शायद वर्ग 2 का,
है ना। उसके बाद व्याख्याता का भी तो था 1,000, हाँ 12,000 था। ठीक, तो देखो यहाँ पे ना जिनका भी 5,000 6,000 तक रैंक, देख 6,000 पोस्ट था तो इसमें भी अलग अलग डिवाइड रहा होगा। 2,000 जनरल के लिए, ठीक है, 2,000 जो है वो ओबीसी एसटी एससी, 1,000 जो है वो ओबीसी के लिए, ऐसे करके। तो जितने भी 2,000 जनरल में गए उन वो पूरे चले गए, उसमें ओबीसी भी था, एसटी भी था, एससी भी था, सब थे। 2,000 रैंक तक के जिनका आया था ना, सबके सब इनमें जाएंगे। एससी वाले भी जाएंगे, ओबीसी वाले भी इसी में जाएंगे, और जो जनरल लोग फाइट कर रहे हैं ना, वही जो ऊंचे जाति वाले लोग, ये भी सब इसी में जाएंगे। उसके बाद पूरा 2,000 कंप्लीट हो जाता है, तब नीचे वाले को हम क्या करते हैं, ओबीसी एससी एसटी ये सब में हम क्या करेंगे, बांटेंगे कि आपका इतना आरक्षित है तो आप 300 पोस्ट के अंडर आ रहे हो तो आप ले सकते हो। एससी वालों को भी इसी में बांटेंगे, ओबीसी का इतना है आप ले सकते हो। तो देखो पोस्ट इतना था लेकिन रैंक कितना गया है, 9,000 गया है। मतलब क्या समझ रहे हो कि पहले तो जनरल वालों को किस में नाम आ रहा है ऐसे देखा होगा, तब ओबीसी तक का रैंक कितना आ रहा है उसको देखा होगा उन्होंने, तभी तो पूरा 9,000 तक गया है ना। और अभी और लिस्ट निकाल देते तो क्या पता 12,000 भी चला जाता। ठीक है, तो ऐसा होता है। ओबीसी को ही मिलेगा, एससी में एससी को ही मिलेगा, एसटी में एसटी को ही मिलेगा, लेकिन इसमें सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, क्योंकि जनरल वाले लोग सबके साथ फाइट करते हैं। वो उनके ऊपर रहता है, वो उनको ना इसी में पोस्ट लेना रहता है। कोई भी उनका क्या नहीं रहता, आरक्षण नहीं रहता कि आपका इतना पद आरक्षित है, इतना। हमने एग्जाम निकाला है, उसके बाद में हम कोई ये निकालें कि हमारा रैंक कितना बन रहा है, तो कैसे निकालेंगे? वो तो नहीं निकाल सकते। अरे भाई देखो, रिजल्ट ही नहीं आया तो रैंक कैसे आप निर्धारित करोगे, क्योंकि इतने लोग एग्जाम दिलाए। मान लो चाहे 1,00,000 लोग एग्जाम दिलाए हैं, ठीक है, अब आपका नंबर आ गया, क्या बोलते हैं वो आंसर से वो आता है ना, आंसर की आ गया, आपने चेक किया कि 100 में आपका कितना बन रहा है, मान लो जाए 80 बन रहा है, ठीक है। अब आपको देखना है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं 80 में, ठीक, मुझे देखना है, अपना रैंक देखना है। तो आप वहां पे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, आप नहीं देख सकते। अब देखो 80 आया है आपका, ठीक है, आपको क्या पता किन्हीं का 99 आया गया होगा, तो और क्या पता कम से कम यहाँ पे मान लो जाए 2 या 1,000, ठीक है, 1,000 तक के लोगों का कम से कम 99 से क्या पता 79 तक आ गया होगा, तो यहाँ पे तो आपका रोल ही खत्म हो गया फिर। ठीक है, ऐसा होता है। अरे हाँ रुको, हम क्या कर देते हैं, इसको 81 कर देते हैं, ठीक है, हाँ सॉरी, ठीक, तो 81 कर देते, क्या पता 81 से लेकर के 99 वालों का नंबर, मतलब 1,000 लोगों का नंबर जो है वो इसी के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो आपका वहां पे सिलेक्शन होना बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक। तो वहां पे आप निर्धारित नहीं कर सकते कि मेरा रैंक कितना बनेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। वो तो रिजल्ट में पूरा फिर लिखा रहता है, मेरिट लिस्ट में वो लास्ट तक का लिखा रहता है, जिसका -1 0 भी रहता नहीं। पता नहीं ऐसे लोग कैसे बैठ जाते, -1 और 2 0 भी डाल के आ जाते हैं भाई, तो उनका भी रहता है। पिछले टाइम शिक्षक भर्ती में मैंने देखा था 0 नंबर आया है किसी का -1 आया है, किसी का -3 आया है, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपका रैंकिंग डिसाइड होता है, तो ऐसा भी है भाई। तो हम नहीं बोल सकते कि अरे मेरा तो इतना नंबर आया है 80 नंबर, तो मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्या पता 99 99 95 वाला लोग देखते हो ना, 95 नंबर इतने लोग रहते हैं और खोजते रहोगे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इतने लोगों का 95 आ रहा था, 95.1 2 3 9 4 5 इतने लोगों का आ रहता है। तभी तो बोला जाता है ना कि आपका पॉइंट में भी सिलेक्शन रुकता है। अगर होना रहेगा तो पॉइंट में भी होगा, नहीं होना रहेगा तो पॉइंट में, 1 पॉइंट से भी आप क्या कर सकते हो, हाथ धो बैठ सकते हो सिलेक्शन से, ऐसा रहता है। मेरा रैंक कितना गया था आपका? हाँ हाँ, मतलब 9,000 तक का मैं बताई ना, मेरी फ्रेंड का 9,000 तक का था, तो 10,000 तक का आया था ना, अभी 10,000 तक आ गया था, ऐसा बता रहे हो क्या आप? लेंगे ना, 9,000 के आसपास आएगा, और ओबीसी का तो कम से कम 12 से 15,000। हाँ मेरा भी आ जाएगा उसमें नाम। लेकिन मैं नहीं जा रही माल में नहीं जाना मुझे सुकमा। आपका कितना रैंक आया था, आप भी दिलाए थे? अच्छा ठीक, नहीं अच्छा था। मैं वही है आप लोगों को बताई थी ना कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। हम्म हम्म
फीमेल का था 11,037। फीमेल कहाँ गायब है पता नहीं। वो देखो, और अभी ये लिस्ट निकलेगा तो 100% श्योर हूँ कि मेरा आएगा ही आएगा। मेरा तो 12,000 है यार, कैसे नहीं आएगा। और वही है कि मैंने पेपर ना बिगाड़ दिया था। बताऊंगी एक आध दिन स्टोरी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, ठीक है। वो 45 दिन, वो मेरा 45 दिन तैयारी का 2023 का, ठीक है। मैं ज़्यादा साझा नहीं करती क्योंकि देखो मेरा एक मानना है कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बार बार रोने से कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा प्रयास करो, ठीक है। नहीं हुआ उसी को मैं दुख को पकड़ कर बैठे रहूंगी तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरी ही गलती थी, शायद मेरे पढ़ने में कमी रही होगी या तो और मैंने कुछ गलती किया रहा होगा एग्जाम हॉल के अंदर। अगर पढ़ने में गलती नहीं की, देखो आप साल भर पढ़े हो, 5 साल पढ़े हो, कितनों भी पढ़े हो, लेकिन मेन जो आपका माइंड जो है वो ये 2 घंटे में, पहले 3 घंटे का 2.5 घंटे का होता था ना, लेकिन अब तो 2 घंटे का हो गया है। तो ये 2 घंटे में आप कैसा परफॉर्म करते हो, मेन ये इसके ऊपर भी होता है। देख लेना, आप कितनों भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये 2 घंटा आप फ्रेश नहीं हो और आपका माइंड इधर उधर है, टेंशन में हो, कभी भी लिख के दे रही हूँ आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, कितनों भी आप पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। ऐसा होता है। तो इसी कारण तो बोला जाता है ना, कम से कम ये 2 घंटा आप अपने आप को ऐसे वहां पे कैसे परफॉर्म कर रहे हो, और जिन्होंने इस 2 घंटे को ले लिया, ठीक, मतलब वो राजा है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो यही है कि वो 45 दिन, मात्र 45 दिन मिला था। मुझे अभी भी याद है कि 5 या 6 मई को नोटिफिकेशन आया था और 10 जून को एग्जाम था, ठीक है। 5 या 6 मई को आया था नोटिफिकेशन और 10 जून को एग्जाम था। सिर्फ एकदम गिन के लूं तो 40-45 दिन भी नहीं मिला था हम लोगों को तैयारी करके। देख लो ना कितना दिन दिए हैं। हाँ, एक सोचो उसमें ना ऐसा था कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकली थी। उसमें देखे कि जो टेट वाली फाइलिंग है, डीएड की है, उन लोग का अपना वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। तो पहले तो वही होता था ना कि जिन जो बीएड डीएड नहीं किए हैं, जिनका सीटेट सीजीटेट क्लियर नहीं है, उन लोग भी दिलाते थे, ठीक है। और उनको भी काउंसलिंग में, अब देखो चलो दिला लिए, लेकिन उनको काउंसलिंग में क्यों बुला रहे हैं। हाँ, अब पता नहीं यार, अब बोलते हैं ना किस्मत खराब है, अब मत आ, ठीक है यार, मैं नहीं जाऊंगी उधर उतना तो, ठीक है। तो वही है, रहने दो। वही तो 45 दिन भी नहीं मिला था, और उस 45 दिन हम लोग ऐसे पढ़े थे, सोचो हम लोग कैसे पढ़े रहे होंगे। उसमें पूरा इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है, वो भी 150 नंबर का सिलेबस था, अभी तो 100 नंबर हो गया, लेकिन पढ़ना उतना ही है, हालांकि 100 नंबर का है, ठीक है। सोचो दिन रात यार, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं तो एकदम पागल टाइप से पढ़ती थी घर में, मतलब घर से बाहर नहीं निकलती थी, ऐसा था मेरा। मोहल्ले के लोग पूछते थे नीतू नहीं है क्या करके, ऐसा था। लेकिन वही दिन, जिस दिन मेरा मेन था 10 जून, इसी दिन मैंने पूरा पेपर ऐसी का तैसी करके सत्यानाश करके आया था। क्या हुआ था कि ना देखो, मैं शायद उसमें क्या दे दिए थे, आप लोगों को हर बार बोलती हूँ ना कि वर्ग 3 का पेपर, देखो वर्ग 3 में उस टाइम ज्यादा कंपटीशन था, क्योंकि बीएड वाले भी वर्ग 3 के लिए एलिजिबल थे उस टाइम, और डीएलएड वाले भी थे, ठीक है। सबके सब बीएड वाले कर रहे हैं वर्ग 3 का सब, ठीक है। तो बीएड वाले भी एलिजिबल थे, सबसे ज्यादा कंपटीशन वर्ग 3 में था, ठीक है। वर्ग 3 में सबसे ज्यादा, क्योंकि सबके सब बीएड वाले भी इसी में आ गए थे ना। अब क्या हुआ था कि कंपटीशन इसमें था, और पहले क्या कर दिए थे उन्होंने, वर्ग 2 का पेपर पहले लिया था, ऐसी था ना। पहले क्या होता था, हमेशा हम सीटेट वगैरह दिलाते हैं तो वर्ग 3 का ही हमेशा पहले होता है, इसको हम पहला पेपर बोलते हैं, इसको हम दूसरा पेपर बोलते हैं। लेकिन पिछले टाइम 19 में भी ना ये वाला पेपर पहले हुआ था, इसको बाद में लिया गया था, लेकिन इसको पहले ले लिया गया था, ठीक। और ये पेपर एकदम मस्त इजी आया था, ठीक है। इसमें मेरा ज्यादा, बल्कि इसको मैं छुई भी नहीं थी, वर्ग 3 का ही मैं तैयारी कर रही थी, इसको मैं टाइम नहीं है करके वर्ग 2 का मैं देखी ही नहीं थी, छुआ भी नहीं था। लेकिन इसमें मेरा अच्छा खासा रैंक भी आया था और नंबर भी आया था, भले नहीं हुआ क्योंकि बढ़ गया था और पोस्ट भी कम था इसमें, ठीक है। तो वर्ग 3 का की थी मैंने। अब क्या हुआ उसमें, आप लोग ने देखा भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, 30 का 30 पूरा गणित था, बल्कि उसमें स्पेशल दिया है ना सिलेबस में कि आपका पेडागोजी के भी पोर्शन है इसमें, और इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी है करके, है ना। लेकिन इसमें कोई पेडागोजी के पोर्शन नहीं भाई, पूरा 30 के 30 पूरा न्यूमेरिकल्स, जिसको आपको पूरा बनाना था। वो भी टाइम कितना है, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा तो होता था ना 150 नंबर के लिए, ठीक है। 2.5 घंटा टाइम है उसमें बनाना था। अब मेरा क्या था कि हट हो गया मुझे, ठीक, कि नहीं मेरा तो गणित बन जाता है, ईगो आ गया था उस टाइम कि मेरा गणित बन जाता है, मैं गणित को बना लूंगी, ठीक। मतलब उस टाइम इतना ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस नहीं था कैसे बनाना है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी बहुत कम ज्वाइन कर लिया था मैंने, ठीक।
तो मैंने क्या किया कि गणित बनाने के चक्कर में पहले तो मैंने एक बार क्वेश्चन को पढ़ा, सबको जिसको आ रहा था, तो जो मतलब एक बार पढ़ने से ही पूरा क्वेश्चन बना था। सीडीपी का भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, पूरा मैंने कम से कम बनाए थे, 25 क्वेश्चन मैंने अच्छा खासा बनाए थे। फिर गणित में छोड़ दी थी। फिर इंग्लिश का जो बना, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा, पेडागोजी का बन रहा था, टिक लगाया। उसके बाद ईवीएस में गई। ईवीएस में क्या हुआ कि जितना भी पढ़ी, जितना भी मेरे से बना 10-15 क्वेश्चन, पूरा उसी में टिक लगा दी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, बनाना स्टार्ट किया, गणित को ले लिया। ठीक, सीडीपी का तो हो गया था मेरा। फिर आता है गणित। गणित में मैंने क्या किया, इसको ऐसा इसमें बनाने के लिए खो गई कि मैं ये ही भूल गई कि ईवीएस का मेरा पूरा आंसर से इसमें टिक लगाना बचा हुआ है। ठीक है, और मैंने बेवकूफ टाइप का काम की पूरा ईगो में। ठीक है, कि मेरा तो मैथ्स बन जाता है यार, बना लेती हूँ करके, मैं छोड़ूंगी नहीं करके, कम से कम मेरा 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया था। इसको पूरा बनाना अच्छा करके मैं ऐसा पूरा अपना टाइम इसमें दे दी कि ईवीएस का जो आंसर सीट है उसमें जो मैंने बताया ना, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मैंने टिक लगाया था, एकदम सही था। चेक भी की बहुत रो रही थी ना मैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे। तो इसका जो क्या था क्वेश्चन था, उसको मैं आंसर सीट में टिक लगाना क्या कर दी, भूल गई। टाइम हो गया, मैम आ गई, बचा है 1 मिनट बस टाइम। ठीक है, तब भी मुझे याद नहीं आ रहा है ना कि मैं उसमें टिक नहीं लगाई हूँ करके, मैं गणित को ही बनाते जा रही हूँ। पता नहीं उतना टाइम मेरा माइंड क्या हो गया था। तभी तो बोलती हूँ ना, उतना टाइम माइंड होना वहां पे बहुत जरूरी है। और मैं गणित को ही बना दे रही हूँ। फिर मैंने देखा मैम आ रही है, पेपर लेने के लिए, देखती हूँ बनाई हूँ कि नहीं, कितना क्वेश्चन बनाई हूँ, चेक करना होता है ना कितने को आपने नील छोड़ा है। फिर मैम आई, पेपर झट से ले गई और मेरा पर्यावरण का बना ही नहीं था। पर्यावरण का एक भी, सोचो यार, पर्यावरण का 20 क्वेश्चन आया था, तो क्या उसमें कम से कम मैं 10 क्वेश्चन भी नहीं बना सकती थी क्या, बताओ। वो तो मेरे लिए अच्छा लगता मुझे ईवीएस। पूरा मैं 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे टिक लगा के आ गई थी, लेकिन पूरा एक भी मतलब पूरा मेरा ईवीएस का कुछ नंबर नहीं आया था, उसमें खाली था। सोचो इतना बड़ी गलती करके आई थी। तो यही है कि ये गलती ना आप लोग मत दोहराओ करके मैं आपको बता रही हूँ। मेरी गलती 23 वाला गलती, तभी तो मेरा 12,000 रैंक आ गया था। ठीक है, और अभी भी चांसेस नहीं है इन लोग मेरिट लिस्ट निकालेंगे करके, कोई चांसेस नहीं। इसी कारण मैं पूरा कल्पना करना भी छोड़ दी। छोड़ो हटाओ, मेरी गलती थी जो भी है। तो ये गलती आप लोग के साथ मत हो करके मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, और आप चारों को और स्पेशली बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार है, अच्छे से तैयारी करो, ऐसा गलती कभी भी मत करना। क्योंकि मैंने अपनी गलती आप लोगों के साथ साझा किया, तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग ये गलती दोबारा नहीं करोगे। ठीक है, देखो मैं जब ना एग्जाम टाइम आएगा ना, तो कैसे बनाना है ये भी आपको बताऊंगी। ठीक है, कि कैसे मतलब 2-3 लेवल में आपको जाना है, 2-3 स्टेज में करके ना आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ऐसा ऐसा गलती होता है भाई। तो यही है कि गलती से ही हम सीखते हैं। जैसे थॉर्नडाइक बोलते हैं नहीं, गलती करके अचानक से आप सीखते हो, प्रयास एवं त्रुटि करते रहते हो। तो वही है, अभ्यास शायद मेरा कम रहा हो गया होगा, पढ़ने में मेरी क्या तो कमी रही होगी, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी मैं, गणित मेरे से बन जाता है, बनाना 36 का 30 को एकदम करके, और इधर का पूरा पर्यावरण को मैंने छोड़ दिया। तो यही होता है, पूरा पर्यावरण ब्लैंक था मेरा, ऐसा था। ठीक है, इतना रोई थी आप लोग यकीन नहीं करोगे, एग्जाम हॉल में ही मैं बैठ के रो रही थी। ठीक है, और मैम को तो ऐसे देख रही थी, ऐसे करके 1 मिनट भी आप मेरे को नहीं दिए। बाद में देखी ना, क्योंकि मैं पर्यावरण में लगाई नहीं हूँ करके, 1 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड बस दे दो मैम, टिक बस लगाना है मुझे करके। उतना टाइम से क्या करी थी, नहीं मिलेगा, रख ली पेपर, ऐसा था। उसके बाद 2-3 दिन तक तो मेरा हालत ही बहुत खराब हो गया था। तो ये सब चीज़ ना आप लोग के साथ मत हो। ठीक है, अगर वो गलती ना हुई रहती तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती, आप लोगों के बीच ऐसे काय का चन्नी करती रहती। ठीक है, पता नहीं सुकमा में होती कि सरगुजा में होती कि बीजापुर में होती। ठीक है, चलिए फिर कुछ लोगों को तो खुशी भी हो रही कि मैम आपने अच्छा किया गलती करके, ताकि आप हम लोग को पढ़ा रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं भाई, देखो। चलिए ठीक है, ठीक। तो इस बार आप लोग के साथ ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए और सबका सिलेक्शन होना चाहिए भाई, और सब मेरे से मिलने आओगे फिर। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी। तो चलिए फिर इसके बाद सर का क्लास है, तो फिर सभी जुड़े रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सभी को। हाँ बिल्कुल बताऊंगी मैं। ठीक है, अभी बहुत टाइम है बताने को, मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक, चलिए।